यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि कल अपन ने चालू किया था एक टॉपिक जिसका नाम था ट्रांसफर प्राइसिंग। तो चलिए, ट्रांसफर प्राइसिंग चालू किया था। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या क्या पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो हमने ट्रांसफर प्राइसिंग चालू किया था जो कि एग्जाम में आपको 10 मार्क्स के करीब कवर करने वाला है। और इस बार के वीकेंड के टेस्ट में आपको ट्रांसफर प्राइसिंग है वो पूछा जाएगा और डीटीडब्ल्यूए पूछा जाएगा। सबसे पहला इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, वो आपको आर्म लेंथ प्राइस पे निकालना पड़ेगा। अब एक बात समझना, यहां पे अगर एसोसिएट एंटरप्राइज है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो उसको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज और एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट। अब एक बात समझना, ट्रांजैक्शन आउटसाइडर के साथ हो रहा है लेकिन आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज है वो उस ट्रांजैक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। मींस आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज और आउटसाइडर के बीच में प्रायर अग्रीमेंट है और वो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करती है। तो उस पर्टिकुलर केस में आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। एसोसिएट एंटरप्राइज किसको बोलते हैं? जब दोनों के बीच में प्यार होता है। प्यार को कैसे, निशानियां क्या है प्यार की? तो 12 निशानियां है प्यार की। सबसे पहला, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज 2 में रखता है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज का मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। 2 का करता है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को लोन देता है जो उसकी टोटल एसेट ऑफ बुक वैल्यू का 51% और मोर है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज की बोरोइंग की गारंटी देता है जो कि 10% और मोर है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज का बिजनेस इज टोटली डिपेंड्स ऑन नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, डिजाइन, फार्मूला ऑफ अनदर एंटरप्राइज, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है और दूसरे को सेल करता है और बायर यहां पे प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज का टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट का 90% और मोर इज सप्लाइड बाय अनदर एंटरप्राइज, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज, और वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद एक एंटरप्राइज को इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, दूसरे को वो इंडिविजुअल और उसके रिलेटिव मिलकर कंट्रोल करते हैं, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज को एचयूएफ कंट्रोल करता है, दूसरे को एचयूएफ के मेंबर और उसके रिलेटिव मिलकर कंट्रोल करते हैं, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। और अगर पार्टनरशिप हम एओपी बीओआई की बात करोगे तो 10% और मोर का पीएसआर हो गया, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। उसके बाद हमने चालू किया था आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालना है। तो आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए देयर आर सर्टेन मेथड, और मेथड में कौन सी मेथड सबसे पहले हमने पढ़ी थी? कप मेथड। कप इज अ कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। दिस इज वेरी सिंपल मेथड। आप एक काम करिए, इसमें कंपेरेबल ट्रांजैक्शन ढूंढ लीजिए। जो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन अगर दे रखा है तो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन आप ढूंढ लीजिए, दैट इज कॉल्ड कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। इसमें आपको ये करना है कि जो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में जो प्राइस चार्ज हो रहा है या जो प्राइस पे हो रहा है वो वाला प्राइस पहले ले लीजिए। अब जो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है और आपका जो ट्रांजैक्शन है उसमें अगर कोई फंक्शनल डिफरेंसेस है तो उसके आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। कल अपन ने 2 क्वेश्चन क्लास में किए थे इससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था दैट वाज रिलेटेड टू, अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन हमने किया था दैट वाज बीबी लिमिटेड का, एक सनी लिमिटेड एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजैक्शन था और उसमें हमने सनी लिमिटेड को मोबाइल बेचा था, वो 3500 में बेचा था, बट बाहर वालों को मोबाइल है वो 5200 में बेचा था। बाहर वाले को मोबाइल 5200 में बेचा था तो आर्म लेंथ प्राइस 5200 होनी चाहिए, बट दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में कुछ फर्क थे। पहला फर्क तो ये था कि जो पहला वाला ट्रांजैक्शन जो सनी के साथ हो रहा था वो एफओबी पे हो रहा था, इस पे सीआईएफ पे हो रहा है। तो जब सीआईएफ पे हो रहा है तो 5200 में भी ले रहे हैं तो भैया ऑब्वियसली एफओबी पे हो रहा है तो उससे अपन 300 रुपया कम चार्ज करेंगे, क्योंकि 300 रुपया आपका फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा है, तो 300 रुपए को मैंने लेस कर दिया था। दूसरा, यहां पे अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से ऑर्डर है वो ह्यूज क्वांटिटी में और उसकी वजह से हम उसको 200 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, तो 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब उससे कम लेना चाहिए, हमने लेस कर दिया। हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज को हम वारंटी भी देते हैं, गारंटी भी देते हैं, जो बाकी वालों को नहीं देते। तो एसोसिएट एंटरप्राइज को वारंटी दे रहे तो उससे ज्यादा चार्ज करना चाहिए और वारंटी का कॉस्ट 120 रुपीज था तो उसको अपन ने एड अप कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड कहां यूज होती है कि जब आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से कुछ गुड्स को खरीदते हैं और आप आउटसाइडर को बेच देते हैं। मींस एसोसिएट एंटरप्राइज से गुड्स को खरीदते हैं और आउटसाइडर को बेचते हैं, वहां पे रीसेल प्राइस मेथड यूज होती है। अब उसमें देखो आपका नॉन टेंटेड प्राइस कौन सा है? अनबायस प्राइस है, वो रीसेल प्राइस है, वो अनबायस है। तो पहले आप रीसेल प्राइस से चालू कर दीजिए। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रहता है, मतलब आप अगर ऐसे सिमिलर ट्रांजैक्शन करते जहां पे अनरिलेटेड पार्टी से खरीदते, अनरिलेटेड पार्टी को बेचते, तो कितना प्रॉफिट कमाते? मान लो आपको 20% दे रखा है, तो आप एक काम करिए, रीसेल प्राइस में से 20% प्रॉफिट ऑन सेल है उसको आप लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपकी टोटल कॉस्ट का। आपकी टोटल कॉस्ट इतनी आनी चाहिए। अब आपकी टोटल कॉस्ट इतनी आनी चाहिए और उसमें आपने कोई परचेज रिलेटेड खर्चे कर दिए तो वो लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपके परचेज प्राइस। और यहां पे आर्म लेंथ प्राइस है वो रीसेल प्राइस मेथड से हम निकालेंगे करके, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, होमवर्क में जो जो क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इन क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने क्लास में ही कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने क्लास में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई डाउट है?
क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई डाउट नहीं है? ऐश्वर्या, सृष्टि, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट नहीं है तो बोलो नो डाउट। लोन वाले पॉइंट में डाउट है मनीषा को, लोन वाले पॉइंट में ये डाउट है तुमको, मैं बताऊं लोन वाले पॉइंट में क्या डाउट है। तो देखो सबसे पहली चीज, लोन जो है वो आपका 100 करोड़ यूरोज का है, 100 करोड़ यूरोज का लोन है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। तो 100 करोड़ यूरोज का लोन है जो कि 10% पर एनम से एडवांस लिया है आपने लोन लिया है 10% से, ठीक है, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से। द टोटल बुक वैल्यू ऑफ द असेट ऑफ अनुष मोटर लिमिटेड ऑन द डेट वाज 90,000 करोड़ इंडियन रुपीज। तो आपको पहले तो ये देखना है कि ये लोन क्या 51% और मोर ऑफ टोटल असेट से ज्यादा है या नहीं, तभी तो एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगी। तो एक बात समझना, यहां पे 100 करोड़ यूरोज का लोन है, सॉरी 1000 करोड़ यूरोज का लोन है, और 1 यूरो की रेट आपको दे रखी है, आपको 1 यूरो की रेट लेनी है, वो 84 लेनी है। तो इसका मतलब आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 84,000 करोड़ हो गया ना इंडियन रुपीज। तो इंडियन रुपीज में 84,000 करोड़ हो गया। तो आप एक बात बताइए, आपकी टोटल असेट है वो 90,000 करोड़ है। तो 90,000 करोड़ में 90,000 करोड़ में आपका 84,000 करोड़ का आपने लोन लिया है, तो कुल मिला के 51% और मोर है टोटल असेट का। तो ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन गई। तो यहां पे एसोसिएट एंटरप्राइज बन गई, और आपने जो लोन लिया है वो 10% से लिया है, मतलब इंडिया में आप इंटरेस्ट डाल रहे हो 10% डाल रहे हो, बट अगर आर्म लेंथ प्राइस पे देखे तो वो 9% है। तो आपने 1% इंटरेस्ट ज्यादा दिया, इसका मतलब 1% इंटरेस्ट से वापस से आपका प्रॉफिट बढ़ा दो, 1% इंटरेस्ट से आप प्रॉफिट को बढ़ा दो। तो आप देखोगे यहां पे तो अपना 84,000 करोड़ का लोन है, दैट इज 84 है वो आपकी रेट है, 1000 करोड़ यूरोज का लोन था, तो 84,000 यूरोज का लोन हुआ, 1% इंटरेस्ट रेट से आपको बढ़ाना है, तो आपका 840 करोड़ रुपीज है, उतना आपको इंटरेस्ट है वो एड बैक करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग योर इनकम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी करके, ठीक है। तो चलिए, मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 5 में कोई सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा डाउट होना नहीं चाहिए था, बट चलो ये लास्ट वाला डाउट सिर्फ ये आया होगा कन्वर्जन की वजह से कि एसोसिएट एंटरप्राइज कहां बनी, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया होगा यूरोज और रुपीज को लेके। तो अगर आप यूरोज और रुपीज को लेके ध्यान दोगे तो अब आपका डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पॉइंट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको क्लास में करा लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 में एनी डाउट? 7 में तो कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, डिडक्शन वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए, आप एक बार डिडक्शन वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए। अगर एक बात बताओ, असेसिंग ऑफिसर अगर आपकी इनकम बढ़ाता है, मैं आज पढ़ाऊंगा कि असेसिंग ऑफिसर अगर आपकी इनकम बढ़ाता है ना, तो उसके सामने आप चैप्टर 6 से या 10AA का डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर असेसिंग ऑफिसर है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में आज मैं अदिति बताऊंगा कि अगर असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को बढ़ाता है तो आप उसके सामने कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते, ये मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए, इसमें से आपका जो डाउट है, हाँ ये मैं आज आपको बताऊंगा प्रियांशु, आज मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में 1200 ऐड क्यों नहीं किया? ये ना XYZ Limited is located in SEZ and its income before transfer pricing adjustment for the year ended is 1200 lakhs। तो ये उतना इनकम था उनका, ठीक है ना, तो इनकम में आपको इतना बढ़ाना है। मतलब वो तो भाई आपको इसमें ये बताया कि इतना इनकम जो है वो आपको बढ़ाना है करके, ठीक है, इतने लाख से आपको इनकम बढ़ाना है, तो पुराना जो इनकम रहेगा उसमें इतना और ऐड करना है। हाँ भाई, आप XYZ located in SEZ and its income before transfer pricing adjustment is 1200 lakhs। तो आप एक काम करिए ना, 12 आपको अगर शो करना है तो आप कर सकते हैं कि टोटल इनकम अब कितना होगा। तो अब आपका टोटल इनकम जो होगा वो 1200 आपका है ही है, प्लस आप इसमें 69 प्लस 12 और ऐड कर दीजिए, तो आपकी टोटल इनकम होगी 1269 प्लस 12 करके। ये आप बता सकते हैं प्रेजेंटेशन में, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे सिर्फ ये बोला है कंप्यूट द एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द टोटल इनकम। आपको सिर्फ ये बताना है एडजस्टमेंट टोटल इनकम में कितना करना है,
स्टेट वेदर इट कैन क्लेम द डिडक्शन 10AA फॉर द इनकम एनहांस बाय अप्लाइंग ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन, आंसर इज नो। तो आपको जब क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि आप टोटल इनकम निकालिए, आपको ये बोला है कि आपको कंप्यूट द एडजस्टमेंट टू बी मेड इन टोटल इनकम। तो एडजस्टमेंट आपको टोटल इनकम में इतना आपको ऐड कब करना पड़ेगा, इतना आपको ऐड अप करना पड़ेगा। सिर्फ एडजस्टमेंट पूछा इसलिए हमने उसको टोटल इनकम को नहीं दर्शाया यहां पे, और डिडक्शन इसके सामने नहीं मिलेगा। हाँ सही है रुशाद। क्वेश्चन नंबर 8 को आप अभी छोड़ दीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 को आप छोड़ दीजिए, 8 को अभी छोड़ दीजिए। जिन लोगों को डाउट आया 8 अभी डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको बाद में डिस्कस करा दूंगा 8, ठीक है, क्योंकि 8 में एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन के बेसिस पे सॉल्व किया है, तो इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपने ट्राई किया है तो ठीक है, नहीं किया तो आज अपन 9 करने वाले हैं, ठीक है। चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराने वाला हूं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो 9 हम करने वाले हैं। ऑल पीपल पे अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 9 है वो अपन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 मैंने बोला है छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 7 तक सब हो चुके हैं। में से आपका 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, और 1 में एक पॉइंट बाकी है। 1 इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उसमें एक पॉइंट बाकी है जो आगे जाके आएगा करके, ठीक है। चलिए, तो आपका 2 से लेके और आपके 7 तक के क्वेश्चन है वो सब हो चुके हैं, जिसमें आपको कोई भी डाउट अभी तक नहीं है। क्वेश्चन 9 जो है वो अभी आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन 9 मैं अभी करा रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन 9 है वो रीसेल प्राइस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अपन एक काम करते हैं, मैं यहां पे एक पेज इंसर्ट कर देता हूं, और देखो मैं आपको एक बार वापस बोल रहा हूं, ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन आपसे तभी सही से दिमाग आप लगा पाओगे जब आप क्वेश्चन को ड्रॉ करो। पहले आप क्वेश्चन को ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद में अगर आप जब है वो समझोगे तो आपसे क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखोगे उस मेथड में करना क्या है। दो चीजें अगर आपने ध्यान रख ली कि उस मेथड में करना क्या है और क्वेश्चन को ड्रॉ कर लो, आप इजीली कर पाओगे। देखो, सबसे पहली चीज ये है, अपन जब कप मेथड की बात करते हैं तो कंपेरेबल अनकंट्रोल वर्ड पे ध्यान देना। मेथड की नाम में ही मेथड का प्रोसेस है, मेथड की नाम में ही मेथड का प्रोसेस है। देखो, कप का मतलब क्या, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस। अनकंट्रोल्ड प्राइस लो, कंट्रोल वाली छोड़ दो, अनकंट्रोल्ड प्राइस लो और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करो तो आपको आंसर आ जाएगा। रीसेल प्राइस मेथड, देखो नाम से ही पता चलता है, आप रीसेल प्राइस लो, आप रीसेल प्राइस लो और रीसेल प्राइस में कुछ एडजस्टमेंट करो, आपको आर्म लेंथ प्राइस मिलेगी। तो आपको है ना क्वेश्चन में यह समझना है कि उसमें एक तो क्वेश्चन को ड्रॉ करो और दूसरा उस मेथड में होता क्या होगा वो आप दिमाग में लगाओ कि भाई रीसेल प्राइस मेथड मतलब रीसेल प्राइस लेनी है, चालू वहां से करना है। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कप मेथड अनकंट्रोल्ड प्राइस से चालू करना है, ठीक है। आप कभी भी टेंटेड प्राइस से चालू नहीं करोगे, कभी भी आप बायस प्राइस से क्वेश्चन चालू नहीं करोगे, हमेशा आप अनकंट्रोल्ड प्राइस से चालू करोगे तो आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 मनीष मैं 4 बार बता चुका, अब वापस आप बोल रहे हो करके, ठीक है। उसमें क्या है ना कि अगर आप रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो और अगर आगे वाला पर्सन प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है तो एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। वहां पे वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है इसलिए एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं माना जाएगा, ठीक है। 4 बार बता दिया, उसके बाद भी वही वाला पॉइंट लेके बैठ जाते हैं। चलिए आ जाइए सब लोग, आज मेरा कुछ अच्छा खासा टारगेट है तो प्लीज आज मुझे ज्यादा डिस्टर्ब ना करिए और मैं जैसे जैसे पढ़ा तो चुपचाप दिमाग में डालते जाइए। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आ जाइए सब लोग। अर्थ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कलकत्ता में है, कलकत्ता, एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में है। इट परचेज गुड्स फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज सनपिटी लिमिटेड, सिंगापुर। ये सिंगापुर से एक कंपनी है जिसका नाम है सनपिटी लिमिटेड, उनसे ये लोग खरीदते हैं गुड्स। एंड ऑल्सो फ्रॉम एक अनरिलेटेड पार्टी से और खरीदते हैं जिसका नाम है ओशियानिया लिमिटेड यूके फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वॉज 15% ऑन द सेल ऑफ गुड्स टू द सनपिटी लिमिटेड, वेरेज इट वॉज 20% इन केस ऑफ द ओशियाना लिमिटेड करके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन यहां पे ड्रॉ करते हैं। हमारी कंपनी है जिसका नाम है अर्थ प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं अर्थ प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी क्या करते हैं, 2 लोगों से खरीदती है कोई गुड्स बाहर से। एक तो हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज है जिसका नाम है सन, और ये आपके सिंगापुर में है,
और ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, दे रखा है, ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, ठीक है, ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, आपको दे रखा है। अब आप एक बात समझना, और एक और कंपनी से हम खरीदते हैं जिसका नाम है ओशियाना लिमिटेड, और ये आपके यूके में है, राइट, यूके, इससे भी हम खरीदते हैं। तो दो कंपनियों से हम कुल मिला के खरीद रहे हैं। अर्थ प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी अर्थ प्राइवेट लिमिटेड है। हमेशा आप सोचोगे वो इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचोगे, इंडियन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ठीक है। आगे दे क्या रखा है, वापस से पढ़ेंगे यहां पे कि अर्थ प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इट परचेज गुड्स फ्रॉम इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज सनपीटी लिमिटेड सिंगापुर एंड ऑल्सो फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी, हम दो से खरीद रहे हैं। ओशियाना लिमिटेड यूके for the financial year 23-24, the gross profit margin was 15% on sale of goods of Sunpity Limited, whereas it was 20% in case of the Oceana Limited. अब हो क्या रहा है बेटा, हम यहाँ अर्थ प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, हम जो एसोसिएट एंटरप्राइज से गुड्स खरीद के बेच रहे हैं, उसमें हम प्रॉफिट कमा रहे हैं सिर्फ 15% ऑफ द जीपी मार्जिन। जीपी मार्जिन जो कमा रहे हैं वो 15% कमा रहे हैं। बट अगर मैं बोलूं हमारा जो आउटसाइडर पार्टी है, आउटसाइड से खरीद के और सिमिलर गुड्स बेचते हैं, तो हम 20% जीपी मार्जिन कमा रहे हैं। अगर मान लो अभी जीपी मार्जिन के बेसिस पे डिसाइड करना पड़े, तो मैं बोलूं मेरा आर्म लेंथ प्राइस है वो 20% जीपी मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि जब मैं क्या कर रहा हूं, अपनी एसोसिएट से खरीद के और बाहर बेच रहा हूं, तो मैं सिर्फ 15% जीपी मार्जिन मेरा बच रहा है करके, ठीक है। बट यहां पे मेरा जीपी मार्जिन है वो 20% है। आगे क्या दे रखा है देखिए करके, ठीक है, आगे दे रखा है after sales warranty of 6 months was provided by the Sunpity Limited, whereas the Oceana Limited give after sales warranty of the 1 year। मींस यहां पे जो आफ्टर सेल वारंटी जो सनपीटी लिमिटेड है, वो उसने सिर्फ 6 मंथ का वारंटी दे रखा है, 6 मंथ का वारंटी दे रखा है, और यहां पे 12 मंथ का वारंटी दे रखा है। भाई यहां पे 12 मंथ का वारंटी दे रखा है, यहां पे 6 मंथ का वारंटी दे रखा है। तो देखिए, आफ्टर सेल्स वारंटी ऑफ 6 मंथ वाज प्रोवाइडेड बाय सनपीटी लिमिटेड, वेयर एज द ओशियाना लिमिटेड गिव आफ्टर सेल्स वारंटी ऑफ द 1 ईयर। आगे दे रखा है द कॉस्ट ऑफ वारंटी मे बी टेकन एज 2% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का 2% है वो आप कॉस्ट ऑफ वारंटी की वैल्यू ले सकते हैं कि सेलिंग प्राइस का 2% है वो कॉस्ट ऑफ वारंटी है। सनपीटी लिमिटेड ब्रांड वैल्यू इज इंटरनेशनली नोन। ये जो सनपीटी लिमिटेड है, इसकी जो ब्रांड वैल्यू है ना, वो इंटरनेशनली नोन है। ब्रांड वैल्यू मतलब सब लोग उसको जानते हैं, सब लोग उसको जानते हैं, सब लोग उसको जानते हैं। इसका जो ब्रांड वैल्यू है वो भाई साहब गजब है, मतलब एकदम ब्रांडेड कंपनी है करके, ठीक है। एक होता है हल्का माल खरीद के बेचना, एक होता है ब्रांडेड माल बेच के खरीद रहे हो। तो ये ब्रांड वैल्यू इसकी जो है ना वो गजब है मार्केट में। तो इन्होंने क्या दे रखा है, सनपीटी लिमिटेड ब्रांड वैल्यू इज इंटरनेशनली नोन and the benefit of the brand value can be taken as 1% of sales value। भाई ये जो कंपनी है इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, और उस ब्रांड वैल्यू की वैल्यू जो है उसके लिए आप 1% ले सकते हो सेलिंग प्राइस का, कि सेलिंग प्राइस का 1% है वो उसको ब्रांड वैल्यू का मिलना चाहिए करके, ठीक है। तो सनपीटी लिमिटेड की ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, अच्छी ब्रांड वैल्यू है, और ब्रांड वैल्यू है उसके लिए 1% ऑफ सेलिंग प्राइस है। हो सकता है वो ज्यादा चार्ज करता हो उसके लिए। चलिए आगे देखिए क्या दे रखा है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इट सोल्ड गुड्स ऑफ द सनपीटी लिमिटेड फॉर द 20 करोड़ एंड ओशियाना लिमिटेड फॉर द 15 करोड़। मींस इन्होंने जो गुड्स सोल्ड किया मार्केट में वो 20 करोड़ का गुड्स है, वो सनपीटी लिमिटेड का आगे सेल किया, मींस रीसेल किया। मींस यहां पे गुड्स जो रीसेल किया वो रीसेल किया 20 करोड़ का, एंड बेटा इसका जो रीसेल किया वो आपने 15 करोड़ का किया। इसका गुड्स जो रीसेल किया वो रीसेल आपने 15 करोड़ का किया, 15 करोड़ का। अब एक बात समझना, एज रिगार्ड्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ द गुड्स परचेज देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन द रिलेटेड एंड अनरिलेटेड पार्टीज। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। Compute the arm length price of the transaction between Earth Private Limited and Sunpity Limited Singapore by applying the resale price method considering the fact of the case। आपको केस के फैक्ट को देखते हुए रीसेल प्राइस मेथड से आर्म लेंथ प्राइस निकालनी है। ये एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखिए वापस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक कंपनी है अपनी इंडिया की जो अर्थ प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी है, वो क्या करती है अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से गुड्स खरीदती है
और बाहर वालों को बेचती है। इस साल में हमने 20 करोड़ बाहर बेचा। ये क्या करती है, किसी आउटसाइडर से भी खरीदती है और बाहर बेचती है, बट आउटसाइडर से खरीद के बाहर बेचती है, उसमें हमारा 20% का जीपी मार्जिन रहता है। तो मैं तो बोलूंगा कि भाई इस ट्रांजैक्शन में भी जीपी मार्जिन आपका 20% ही होना चाहिए। ये जो है आप क्या कर रहे हो, इसमें एसोसिएट, क्योंकि इसके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये बायस ट्रांजैक्शन है। यहां पे ये बायस ट्रांजैक्शन है क्योंकि आपने अपनी मर्जी से प्राइस को इन्फ्लुएंस किया होगा, ये बायस ट्रांजैक्शन है। तो मैं तो बोलूंगा कि जब बाकी वाले से आप आउटसाइडर से खरीद के जब आप बेच रहे हो तो उसमें 20% जीपी मार्जिन ले रहे हो, तो मैं तो बोलूंगा यहां जो 15% जीपी मार्जिन है ये आपका जीपी मार्जिन 20% होना चाहिए। ये जो आपका जीपी मार्जिन है वो आपका 20% होना चाहिए। तो चलो 20% होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो आर्मलेंथ प्राइस रीसेल प्राइस में कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको रीसेल प्राइस लेना है, कौन से वाले ट्रांजैक्शन की, जो आप एसोसिएट से खरीद के और आउटसाइडर को बेच रहे हो, इसका रीसेल प्राइस। ये बाहर वाले का नहीं। अरे बाहर वाले में तो सब चीजें सही है, इस ट्रांजैक्शन में तो दिक्कत ही नहीं है। हमको तो ये देखना है कि यहां पे जो आपकी परचेज वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। यहां पे जो आपकी परचेज वैल्यू होनी चाहिए वो परचेज वैल्यू यहां पे क्या होनी चाहिए, हमको ये देखना है करके, ठीक है। क्योंकि आपने तो जीपी मार्जिन सिर्फ 15% ही लिया है, जो कि गलत है। आप बाकी वालों से जीपी मार्जिन अपना छोड़ते हो, वो 20% छोड़ते हो, यहां सिर्फ 15% हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो चिटिंग है। तो हम तो बोलेंगे कि हमारा भाई जीपी मार्जिन है वो 20% लेना है। तो चलिए यहां पे आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे, इधर देखिए। सबसे पहले जब अपन आर्म लेंथ प्राइस का कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस चालू करेंगे तो आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले आप ले लीजिए रीसेल प्राइस। तो रीसेल प्राइस है वो 20 करोड़ रुपीस है कि हमने 20 करोड़ में बेचा, 20 करोड़ रुपीस है वो आपका रीसेल प्राइस है। तो रीसेल प्राइस है वो 20 करोड़। अब आप इसमें से लेस कर दीजिए आपका जीपी मार्जिन कितना होना चाहिए। तो जीपी मार्जिन कितना होना चाहिए, तो मैं तो बोलूंगा मेरा 20% भाई जीपी मार्जिन होना चाहिए। जीपी मार्जिन है वो 20% होनी चाहिए। तो 20% जीपी मार्जिन, तो आप एक काम करिए, 20 करोड़ का 20% अगर आप करते हैं तो यहां पे आपका 4 करोड़ आ जाएगा। तो 4 करोड़ आपका जीपी होना चाहिए। आपका जीपी है वो 4 करोड़ होना चाहिए। इसका मतलब मैं बताऊं आपकी टोटल कॉस्ट है वो 16 करोड़ होनी चाहिए। आपको जो गुड्स खरीदना है वो 16 करोड़ में खरीदना है, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट आपकी 16 करोड़ रुपया होनी चाहिए। 16 करोड़ रुपया है वो आपकी टोटल कॉस्ट होनी चाहिए यहां पे। अब एक बात समझना, यहां पे कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस दे रखे हैं, यहां पे कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस दे रखे हैं। अपन फंक्शनल डिफरेंसेस की बात कर देते हैं कि फंक्शनल डिफरेंसेस में क्या क्या उन्होंने दे रखा है। तो जो फंक्शनल डिफरेंसेस दे रखे हैं पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए फंक्शनल डिफरेंसेस में क्या क्या दे रखे हैं। तो सबसे पहला अगर मैं फंक्शनल डिफरेंसेस की बात करूं करके, ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा कि देखो हम भी प्रॉफिट, इस ट्रांजेक्शन में भी हम प्रॉफिट है वो 4 करोड़ कमाएंगे 20%, क्योंकि बाकी से अगर परचेज करके सेल करते हैं तो 20% कमाते हैं, यहां पे भी 20%। तो हम तो बोलेंगे हमारी परचेज प्राइस है वो 16 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन बेटा यहां पे कुछ तो समझो, कुछ दोनों में फर्क है और दोनों ट्रांजैक्शन में फर्क क्या है समझने की कोशिश करना। पहला फर्क तो यह है कि ये जो सन पीटी लिमिटेड है ना, इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। ब्रांड वैल्यू है वो बहुत अच्छी है, इसकी ब्रांड वैल्यू है वो बहुत अच्छी है, और इसकी ब्रांड वैल्यू के टुवर्ड्स वो एटलीस्ट 1% सेलिंग प्राइस का चार्ज करता है। आप लॉजिकली सोचो, एक आप जो है वो जेनरिक दवाइयां बेचते हो, अगर आप मेडिकल स्टोर वाले हो तो एक आप जेनरिक दवाइयां बेचते हो तो उसमें प्रॉफिट परसेंटेज आपका ज्यादा रहेगा। एक आप ब्रांडेड दवाइयां बेचते हो तो उसमें प्रॉफिट परसेंटेज कम रहेगा। सीधी सी बात है, आपको कम प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि आप ब्रांडेड दवाइयां बेच रहे हो। तो जो लोग जेनरिक दवाइयां बेच रहे हैं उनका प्रॉफिट परसेंटेज बहुत हाई रहता है, आप देखो कि 40% 50% कमाते हैं। लेकिन जो लोग ब्रांडेड दवाइयां बेचते हैं जैसे सिप्ला है, मैक्लोड्स है, रेनबैक्स है, उनकी दवाइयां बेचते हैं, आप उनसे पूछोगे बोलोगे इसमें तो बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज उसमें कम रहेगा। या एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, आप कपड़े की आपकी दुकान है। एक तो होता है आप डुप्लीकेट कपड़े बेच रहे हो, तो जब डुप्लीकेट कपड़े बेचते हो तो उसमें क्या होता है, आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन आप अगर ब्रांडेड कपड़े बेच रहे हो तो वहां पे आपका प्रॉफिट परसेंटेज गिर जाता है, क्योंकि आगे वाला आपको प्रॉफिट ही कम देता है। तो इसी बेस पे आप समझिए कि यहां पे इन्होंने ये दे रखा है कि ये सन पीटी लिमिटेड है ना, ये सन पीटी लिमिटेड का ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है। इस लाइन को वापस पढ़ेंगे, द सन पीटी लिमिटेड ब्रांड वैल्यू इज इंटरनेशनली नोन, उनका ब्रांड वैल्यू इंटरनेशनली नोन है।
एंड द बेनिफिट ऑफ द ब्रांड वैल्यू कैन बी टेकन एज 1% ऑफ सेलिंग प्राइस, मींस उसको 1% ऑफ सेलिंग प्राइस आपको बेनिफिट देना पड़ेगा ब्रांड वैल्यू का उस कंपनी को। इसका मतलब हम हमारा प्रॉफिट कम करेंगे और उसको हम ज्यादा पे करेंगे, मींस हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि एक बात बताइए, जो उसका ब्रांड वैल्यू का बेनिफिट है मैं उसको पास ऑन करूंगा। तो मैं यहां पे ऐड कर दूंगा कि ब्रांड वैल्यू जो है वो ब्रांड वैल्यू के लिए 1% ऑफ सेलिंग प्राइस है। तो 1% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो 1% ऑफ सेलिंग प्राइस में 20 करोड़ का सेलिंग प्राइस है, उसका आप अगर 1% करने जाएंगे तो 20 लाख रुपीस है, वो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि मेरे को प्रॉफिट कम मिलेगा, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई ये परचेस प्राइस है, उसमें मुझे आगे वाले को ज्यादा देना पड़ेगा। ये जो परचेस प्राइस है उस परचेस प्राइस वाले में मुझे क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा इसको। तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो टोटल कॉस्ट है 16 करोड़ नहीं, मेरी 16 करोड़ 20 लाख होनी चाहिए। दूसरा एडजस्टमेंट क्या बोलता है पता है कि भाई जहां हम 20% जीपी मार्जिन कमा रहे हैं वहां पे 12 महीने का वारंटी देते हैं। 12 महीने का वारंटी में ओशियाना लिमिटेड, इस लैंग्वेज को वापस पढ़ेंगे, वारंटी वाला एडजस्टमेंट देखिए क्या दे रखा है। इन्होंने बोला है आफ्टर सेल्स वारंटी ऑफ 6 मंथ वॉज प्रोवाइडेड बाय द सन पीटी लिमिटेड। सन पीटी लिमिटेड 6 महीने का ही वारंटी दे रहा है, वेयर एज द ओशियाना लिमिटेड गिव आफ्टर सेल्स वारंटी ऑफ द 1 ईयर। भाई ओशियाना लिमिटेड है वो 1 ईयर का वारंटी दे रहा है करके, ठीक है। और यहां पे ये जो है ये देखिए 1 ईयर का वारंटी दे रहा है आगे। अब ये 1 ईयर का वारंटी दे रहा है तो इसकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी, वारंटी का खर्चा भी आएगा, उसकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी, यहां पे वारंटी का खर्चा भी आएगा किसको, ओशियाना लिमिटेड को। बट बेटा यहां पे तो आप 6 महीने का ही वारंटी दे रहे हो, तो 6 महीने का वारंटी दे रहे हो में सन पीटी लिमिटेड की कॉस्ट वारंटी की कम होगी। तो वारंटी की कॉस्ट कम होगी मतलब उसके लिए मैं एक बात बताऊं, उसकी सेलिंग प्राइस भी कम होगी। भाई सीधी सी बात है ना, हम निकाल क्या रहे हैं, ये इसको कितने में बेचे, ये प्राइस अपन निकाल रहे हैं। हम ये निकाल रहे हैं कि ये वाला पार्टी इसको कितने में बेचे गुड्स, ये निकाल रहे हैं। तो पहला तो भाई इसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, चलो ये ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, ये डिजर्व करता है 1% ज्यादा, दे दिया हमने 1% ज्यादा। चल तेरे को कितना, तेरी जो है वो सेल प्राइस 16 करोड़ नहीं, हम 16 करोड़ 20 लाख करेंगे क्योंकि तेरी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, हम तुझे एक्सेस दे देंगे 1% ऑफ सेलिंग प्राइस। दूसरा लेकिन तू वारंटी कम दे रहा है यार, जो बाकी वाले लोग हैं वो वारंटी दे रहे हैं 1 साल का, उनका 20% जीपी मार्जिन है, बट तू तो वारंटी कम दे रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन में ये कंपनी वारंटी दे रही है तो इसकी वारंटी की कॉस्ट ज्यादा है, यहां तो तुम्हारी वारंटी की कॉस्ट ही नहीं है, तो यहां तुम्हारी वारंटी की कॉस्ट कम है। इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस कम होनी चाहिए, आपकी सेलिंग प्राइस है वो कम होनी चाहिए। तो इसमें से हम लेस कर देंगे, दैट इज आपका एडजस्टमेंट ऑफ वारंटी। एंड वारंटी का एडजस्टमेंट के लिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, वारंटी कितना लेना है, तो इन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ वारंटी मे बी द 2% ऑफ द सेल वैल्यू। तो 2% ऑफ द सेल वैल्यू इज अ वारंटी का कॉस्ट है। अब एक बात बताओ, 2% ऑफ सेल वैल्यू वारंटी का कॉस्ट है, तो 12 महीने की वारंटी देते हैं तब 2% होता है। तो अगर आपने यहां पे जो वारंटी दिया है वो 6 महीने का दिया है तो आधा डिफरेंस हुआ, तो इसका मतलब 1% ऑफ सेलिंग प्राइस बोल दो, तो 1% ऑफ सेलिंग प्राइस है, ये आपका वारंटी का एडजस्टमेंट है। तो कुल मिला के हम 20 लाख रुपया है वो लेस कर देंगे, मींस कुल मिला के यहां पे आपका जो है वो आपका आर्म लेंथ प्राइस आएगा, वो 16 करोड़ रुपीस है, वो आर्म लेंथ प्राइस आएगा। मींस इसको जो हमको सेल करना चाहिए वो कौन से 16 करोड़ रुपीस पे करना चाहिए, ये 16 करोड़ है, ये आपका आर्म लेंथ प्राइस आ गया। वापस से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, वापस से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। देखो रीसेल प्राइस मेथड, इस मेथड में होता क्या है, आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से गुड्स खरीदते हो और बाहर बेचते हो। तो बाहर बेचते हो तो बाहर बेचा, ये आपका जो है ये सेलिंग प्राइस है, ये आपका अनटेंटेड अनबायस प्राइस है। पहले आप इससे चालू कर दीजिए। जीपी मार्जिन दे रखा है, अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन का वो लेस कर दीजिए, आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। टोटल कॉस्ट आपके लिए है और इसके लिए सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है, हमारा ब्रांड बहुत अच्छा है तो हम डिजर्व करते हैं ज्यादा सेलिंग प्राइस। अरे कितना ज्यादा डिजर्व करते हो, बोला 1%। 1% ज्यादा कर रहे हो, चलो हम एक काम करते हैं, आपको 16 करोड़ नहीं, आपकी सेलिंग प्राइस 16 करोड़ 20 लाख कर देंगे। लेकिन आप यार वारंटी भी तो कम दे रहे हो, बाकी वाले लोग हैं वो वारंटी 1 साल का देते हैं, आप वारंटी है वो 6 महीने का दे रहे हो, तो आपकी वारंटी कम है, मींस आपकी सेलिंग प्राइस कम होनी चाहिए।
आपका वारंटी कम है, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस है वो कम होना चाहिए। आपकी वारंटी कम है, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 1% का एडजस्टमेंट अपन ने यहां पे कर लिया, तो आपको ये 16 करोड़ का आर्म लेंथ प्राइस है वो मिल जाएगा। 16 करोड़ है वो आपको आर्म लेंथ प्राइस मिल जाएगा। डन, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर रीसेल प्राइस मेथड। ये एक ही क्वेश्चन आज तक आईसीआई ने पूछा है, ये एक ही क्वेश्चन आज तक आईसीआई ने पूछा है। इसको रट्टा मार लो, एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन यहां पे करके, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग में क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में रिपीट होते हैं। कल जब आप देखोगे, जब आपको टेस्ट पेपर में दूंगा, तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे जो अपने इस मॉड्यूल में दे रखे है करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, ये तो बात हो गई रीसेल प्राइस मेथड की। अब अपन बात करते हैं कॉस्ट प्लस मेथड की, और कॉस्ट प्लस मेथड है वो इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। कॉस्ट प्लस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड। अब आप बोलोगे कॉस्ट प्लस मेथड कहां यूज होता होगा? कॉस्ट प्लस मेथड नाम से पता चल रहा है, इसमें करना क्या पड़ेगा? इधर देखो, नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कॉस्ट प्लस मेथड को। आपको नाम से पता करना पड़ेगा इस मेथड में करना क्या है, वो आपको नाम बताएगा। कॉस्ट प्लस मेथड, तो कॉस्ट प्लस मेथड में क्या करते होंगे? कॉस्ट प्लस मेथड में आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए आपकी सबसे पहले कॉस्ट लेते होंगे, कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट प्लस करते होंगे और आपकी आर्म लेंथ प्राइस आ जाती होगी। यही करना है बस, कॉस्ट लेनी है और कॉस्ट में आप मार्कअप ऐड कर दीजिए, प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, आपको आर्म लेंथ प्राइस। ये कहां फॉलो होती है? ये फॉलो होती है कैसे? ट्रांजैक्शन में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो एक यूएसए का कंपनी है जिसका नाम है सॉफ्ट आईएनसी। सॉफ्ट आईएनसी एक यूएसए का कंपनी है। अब आप समझिए, ये यूएसए का कंपनी है जिसका नाम है सॉफ्ट आईएनसी। इन्होंने क्या किया, इंडिया में एक सब्सिडरी कंपनी बना दी बैंगलोर में। आपको पता है बैंगलोर में बहुत सारी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं। बैंगलोर में बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली है करके, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाती है। एग्जाम्पल के लिए ये सॉफ्ट आईएनसी ने क्या किया, इंडिया में एक कंपनी डाली जिसका नाम दिया सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड, और ये कंपनी बैंगलोर में है। अब होता क्या है, ये सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड है, ये सॉफ्टवेयर बनाती है, और ये सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अपनी होल्डिंग कंपनी को सेल कर देती है। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद ये सॉफ्टवेयर अपनी होल्डिंग कंपनी है उसको सेल कर देती है। बस यही काम करती है और कुछ नहीं करती। मींस इंडिया में, बैंगलोर में, पुणे में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती है और वो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के बाद में अपनी होल्डिंग कंपनी को सेल कर देती है, होल्डिंग कंपनी को सेल कर देती है। अब एक बात समझिए, ये दोनों एंटरप्राइज है वो एसोसिएट एंटरप्राइज है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंटरप्राइज है वो आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब मुझे 1 मिनट देना। हाँ, ये दोनों एंटरप्राइज जो है वो दोनों एंटरप्राइज आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज है। ये मुझे आपके पास ही रखना, 10 बजे मैं आके ले लूंगा इसे, ठीक है। हाँ, ये जो दोनों एंटरप्राइज है, ये दोनों एंटरप्राइज एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब एक बात समझना, होता क्या है, जैसे जो सॉफ्टवेयर बनाया किसने? सॉफ्ट आईएनसी ने। तो सॉफ्ट आईएनसी ने इससे सॉफ्टवेयर बनाया इंडिया वाली कंपनी से, और सॉफ्टवेयर बना के ये अपनी एसोसिएट्स को ही सेल करते और किसी को सेल नहीं करते। सिर्फ एसोसिएट्स को सेल करते और किसी को सेल नहीं करते। तो अब एक बात समझो, यहां कप मेथड तो लगेगा नहीं। कप मेथड क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पे ये जो कंपनी, इंडिया वाली कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है और सीधा अपनी एसोसिएट्स को ही बेचती है और किसी को बेचती ही नहीं है, और किसी को सॉफ्टवेयर नहीं बेचती, तो यहां पे बेटा कप मेथड तो नहीं लगेगा क्योंकि कंपेरेबल ट्रांजैक्शन नहीं है। यहां पे रीसेल प्राइस मेथड भी नहीं लगेगा क्योंकि ये आगे वाली कंपनी आगे में कितने रीसेल में क्या वैल्यू पे रीसेल कर रही है ये हमको पता ही नहीं है। ये जो आगे वाली कंपनी है ये कितने में रीसेल कर रही है, क्या रीसेल कर रही है, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो जब हमको पता नहीं है तो इस पर्टिकुलर केस में कॉस्ट प्लस मेथड लगाना पड़ेगा, रीसेल प्राइस मेथड नहीं लगेगा। तो कॉस्ट प्लस मेथड में बड़ा सिंपल है। एक काम करेंगे हम कि सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बैंगलोर वाली जो इंडिया की कंपनी है इसने कितना कॉस्ट इंकर किया सॉफ्टवेयर बनाने पे, क्योंकि कॉस्ट है वो आपका अनबायस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहां पे बायस है ना, यहां सेलिंग प्राइस बायस है।
सेलिंग प्राइस है वो बायस है, वो यहां पे टेंटेड है, वो आपका इन्फ्लुएंस है, वो आपका कंट्रोल है। कॉस्ट तो कंट्रोल नहीं है, कॉस्ट तो आपका अनबायस है। एक काम करो ना, आप जो कॉस्ट इंकर किया है वो कॉस्ट इंकर्ड को ले लीजिए और उसमें फिर आप ऐड कर दीजिए जीपी मार्जिन। जीपी मार्जिन आप ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। तो नाम से पता चलता है कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड क्या होता है कि सबसे पहले आप कॉस्ट लीजिए, सबसे पहले आप कॉस्ट लीजिए और कॉस्ट लेने के बाद में आप एक काम करिए, कॉस्ट लेने के बाद उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस मेथड। क्योंकि यहां सेलिंग प्राइस है वो बायस है, सेलिंग प्राइस है वो तो बायस है क्योंकि आप एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए काम कर रहे हो, तो सेलिंग प्राइस है वो आपकी बायस है करके। ठीक है, तो देखिए वापस से पढ़ रहे हैं। तीसरा मेथड कौन सा मेथड है? कॉस्ट प्लस मेथड। वेरी सिंपल मेथड। डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी हुई वो ले लीजिए, जीपी मार्जिन कितना लेते हैं, जीपी मार्जिन आप ऐड कर दीजिए, ये आपकी मिल जाएगी आर्म लेंथ प्राइस। चलिए पहले बुक में क्या दे रखा है वो देखते हैं और उसके बाद सीधे चलेंगे अपन क्वेश्चन पे। और इसका भी क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में आ चुका है और कौन से क्वेश्चन आए हुए मैं आपको बताता हूं। चलिए, रीसेल प्राइस मेथड वाला जो है वो हमने पढ़ लिया। रीसेल प्राइस मेथड, प्राइस चार्ज ऑफ गुड्स सोल्ड टू द अनरिलेटेड रीसेल प्राइस। एग्जांपल के लिए अपन ने वो सन पीटी वाले में जो इंडिया का कंपनी था उसने 20 करोड़ में बेचा था, 20 करोड़ ले दिया था। जीपी मार्जिन हमारा 20% था, लेस कर दिया था। और उसके बाद में परचेज रिलेटेड कुछ खर्चे थी नहीं, अगर कुछ भी अगर एडजस्टमेंट है वो कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। नॉर्मली रीसेल प्राइस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज एंड ट्रांसफर टू द अनरिलेटेड पर्सन। नाउ कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड ये क्या बोलती है? देखो, पहले आप डायरेक्ट कॉस्ट ले लो, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो टोटल ले लो पहले। उसमें नॉर्मल जीपी मार्जिन इन द सिमिलर ट्रांजैक्शन, क्या सिमिलर ट्रांजैक्शन में कितना जीपी कमाते हो वो आप एडअप कर दो। एडजस्टमेंट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन के बीच में अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो वो आप एडजस्टमेंट कर लीजिए और आपको जो है वो आपको आर्म लेंथ प्राइस है वो आपको मिल जाएगा यहां पे आर्म लेंथ प्राइस। Normally, CPM is applicable when goods manufactured by one associate enterprise and sold to the another associate enterprise। तब आपको यहां पे ये मेथड लगती है करके। ठीक है, चलिए अपन एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। सीधा अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे करके। ठीक है, चलिए आप एक काम करिए, दो क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार वाले दो क्वेश्चन है और वो दो क्वेश्चन आप रट्टा मार के जाना है। अगर आपको समझ पाते हो तो बढ़िया है, समझना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। बट अगर समझ नहीं पाते हो तो रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, ये समझ लो करके। ठीक है, बट आप ट्राई करना अंडरस्टैंड करने का, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप ट्राई करना अंडरस्टैंड करने का, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये अंडरस्टैंड हो, आपको चीजें समझ में आए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे और रीड करेंगे, ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को ड्रॉ करोगे ना तो आपके बहुत सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को अपन ड्रॉ करेंगे। चल सबसे पहले आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे और मैं यहां पे एक पेज इंसर्ट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। चलिए आ जाइए सब लोग, गिनी देखो है ना, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कब कब आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कॉस्ट प्लस मेथड का है, जनवरी 2021 के एग्जाम में आया था, मई 2022 में आया था। सिमिलर क्वेश्चन इन्होंने आईसीआई के मटेरियल में भी दे रखा है, तो आईसीआई के मैट में भी ये क्वेश्चन ऐसा सिमिलर दे रखा है। जैन 2021 में आया था, मई 2022 में आया था। सेम क्वेश्चन है, सेम सेम, कोई भी फर्क नहीं, सेम क्वेश्चन। चलिए चलिए अब अपन एक काम करते हैं, इधर देखिए सब लोग, आ जाइए सब लोग प्लीज। मैं आपको एक बार वापस बोलना चाहूंगा, दिवांशी, नेहा, शीनम, प्लीज आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए। मैं आपको 10 मिनट दे दूंगा लास्ट में, चाहिए तो आपके डाउट के लिए, नहीं तो आपका ये रह जाएगा और आप वो लिखने में ही रह जाएंगे करके। ठीक है, तो आप प्लीज थोड़े टाइम रुक जाइए, आप मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाने दीजिए, फिर आपका जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो आप एक्सपर्ट एडवाइस आप बाद में दे दीजिए प्लीज। मंकर मैं आपसे भी बोल रहा हूं, आप थोड़ा रुक जाइए और आप जो है वो यहां पे एक बार देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखो एग्जामिनर आपको देगा कि कौन सी मेथड फॉलो करनी है, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए कि हमको कैसे पता चलेगा कौन सी मेथड, एग्जामिनर देगा। जैसे आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में था, वहां पे लिखा हुआ था कि आपको रीसेल प्राइस मेथड फॉलो करना है, यहां पे लिखा था कि अप्लाइंग रीसेल प्राइस मेथड। उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां पे दे रखा है कि आपको कौन सी मेथड फॉलो करनी है, कॉस्ट प्लस मेथड दे रखा होगा।
उसके बाद एक और क्वेश्चन जो करेंगे उसमें भी दे रखा है कि आपको कौन सी मेथड फॉलो करनी है, तो यहां पे कॉस्ट प्लस मेथड फॉलो करनी है, आपको दे रखा होगा। आपको कौन सी मेथड फॉलो करनी है, यहां पे ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड फॉलो करनी है, आपको दे रखा होगा। तो आप ये मत टेंशन लीजिए कि यहां पे दूसरा मेथड भी लग जाएगा, नहीं, जो मेथड आपको बोला हुआ है वही मेथड आपको फॉलो करके और यहां पे आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते, आ जाइए। सो क्वेश्चन बोलता है कि भैया एक कंपनी है जिसका नाम है होराइजन लिमिटेड रशिया, होल्ड 35% शेयर इन द आइडेंटिका लिमिटेड इंडिया। तो इंडिया का एक कंपनी है जिसका नाम है आइडेंटिका लिमिटेड। तो चलो अपन एक काम करते हैं, ये इंडिया है और इंडिया में जो कंपनी है उसका नाम है आइडेंटिका लिमिटेड। आपको दे रखा होगा कौन सा मेथड फॉलो करना है, ठीक है। आइडेंटिका लिमिटेड ये इंडिया का कंपनी है और एक रशिया का कंपनी है जिसका नाम है होराइजन लिमिटेड रशिया, और ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्योंकि 35% की शेयर होल्डिंग है तो दोनों हो गए एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है। एसोसिएट एंटरप्राइज है दोनों। आगे क्या दे रखा है, होराइजन लिमिटेड रशिया होल्ड 35% शेयर इन द आइडेंटिका लिमिटेड इंडिया। आइडेंटिका लिमिटेड डेवलप सॉफ्टवेयर एंड डज बोथ ऑन साइट एंड ऑफ साइट कंसल्टेंसी सर्विस फॉर द कस्टमर। ये जो इंडिया का कंपनी है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पुणे में, मुंबई में ऐसी कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती है, अपने एसोसिएट्स को बेचती है। ये क्या करती है, ऑनलाइन ऑफलाइन सॉफ्टवेयर बनाती है और उसके साथ में उसकी सर्विसिंग भी करती है। अब हुआ क्या, आइडेंटिका लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर बिल होराइजन लिमिटेड रशिया फॉर 120 मैन आवर्स एट द रेट ऑफ 1800 पर मैन आवर and the total cost direct and indirect for executing this work amounting to rupees 2,25,000। भाई इन्होंने क्या किया, इनके लिए कुछ काम किया, इनके लिए कुछ काम किया, मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करके दिया, और इसके लिए इन्होंने जो बिलिंग किया है, मींस इन्होंने जो बिलिंग किया है आगे वाले को, वो बिलिंग किया है कितने आर, 120 मैन आवर्स किया है, 120 आवर्स, और 120 आवर्स का पर आवर का उन्होंने जो चार्ज किया है वो 1800 रुपए चार्ज किया है पर आवर। मींस आगे वाले से बिलिंग किया है, अपनी जो सर्विस दी है सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड, और उसके लिए उन्होंने 120 आवर्स काम किया है और 180 पर आवर है वो चार्ज किया है। लेकिन ये काम करने के लिए इंडिका लिमिटेड जो है, इसकी टोटल कॉस्ट जो है, वो टोटल कॉस्ट लगी है वो 2,25,000 है, वो लगी है। और कुल मिला के सेलिंग प्राइस क्या है, तो मैं बताऊं 120 आवर्स आपने लगाया है मल्टीप्लाई बाय 1800 की रेट से, इसका मतलब आपने जो बिलिंग किया है वो सेलिंग प्राइस है वो आपका 2,16,000 है, सिर्फ 2,16,000। मुझे एक बात बताइए, मुझे ये एक बात बताइए, दो प्राइस है आपके पास, एक तो आपकी टोटल कॉस्ट है और एक आपकी सेलिंग प्राइस है, मतलब बिलिंग प्राइस है। मुझे बताइए इसमें से बायस प्राइस कौन सा है, ये वाला बायस है या 2,16,000 बायस है, बायस कौन सा होगा आप बताइए। बायस जो है या टेंटेड जो है या जो कंट्रोल्ड जो है वो कौन सा वाला रहेगा, ये बिलिंग प्राइस कंट्रोल्ड है या फिर ये 2,25,000 कंट्रोल है। कंट्रोल कौन सा है, जिसमें इन्फ्लुएंस है, जिसमें सेटिंग है, जिसमें एक दूसरे से मतलब सेटिंग हो रही है। बायस कौन सा है, आपको समझ में आया सबको कि भैया यहां पे सेलिंग प्राइस है वो बायस है। भाई सीधी सी बात है, एसोसिएट एंटरप्राइज ये कंपनी है वो सॉफ्टवेयर पे काम करके देती है, इनसे बिलिंग 2,16,000 रुपए की है, तो ये बायस है ना, ये बायस है। तो ये बायस है, तो ये वाली प्राइस जो है वो हम नहीं देखेंगे, ये वाली तो है वो तुम्हारी बायस प्राइस है। दिस इज योर बायस प्राइस, दिस इज योर बायस प्राइस, दिस इज योर बायस प्राइस, ठीक है, ये तुम्हारी बायस प्राइस है। हमारी जो है, भाई कोई बोल रहा है 2,25,000 बायस है, भगवान, मतलब मैं सच्ची मतलब मर जाता हूं, मेरे को ऐसा लगता है एक दिन मेरे को मर जाना चाहिए करके, ठीक है। साला पूरी रात सुनाई रामायण, सुबह पूछा सीता कौन थी, तो बोले सीता तो राम की मम्मी थी। मैं बोल रहा हूं बायस प्राइस कौन सी है, तो बोलते दो। अरे भाई कैसे कॉस्ट कैसे बायस हो जाएगी तुम्हारी, सेलिंग प्राइस बायस है ना, जो एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पागल बच्चे। चलो आगे देखो क्या दे रखा है, नींद में ही रहते आधे से ज्यादा तो। चलो अब आप इधर देखना हुआ क्या, नेक्स्ट पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग। देखो
क्वेश्चन को ड्रॉ करोगे ना तो काफी चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी, और हमेशा ये आदत बनाना क्वेश्चन को ड्रॉ करना करके, ठीक है। चलो आगे दे रखा है हाउएवर। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, एक कंपनी है इंडिया की ये वाली, एक रशिया की कंपनी है, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। इसने इनके लिए कुछ काम किया, 120 घंटा काम किया, 1800 रुपए पर घंटा का चार्ज किया, सिर्फ 2,16,000 चार्ज किया, जबकि इनकी कॉस्ट ही 2,25,000 है। 2,25,000 तो इनकी कॉस्ट ही है करके, ठीक है। तो ये वाली प्राइस है वो बायस प्राइस है। अब आगे क्या दे रखा है, देखिए आगे दे रखा है हाउएवर आइडेंटिका लिमिटेड बिल सैंडी लिमिटेड इंडिया, एक दूसरी कंपनी और है सैंडी लिमिटेड, उसको जब बिल करती है इंडिया एट द रेट ऑफ 2,800 पर मैन आवर फॉर अ सिमिलर लेवल ऑफ द मैन पावर एंड अर्न द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50% ऑन द कॉस्ट। अब क्या होता है कि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी ऐसा काम किसी एक और कंपनी के लिए भी करती है। ये जो इंडिया की कंपनी है इंडिका, ये इंडिका एक और काम करती है किसी कंपनी के लिए जिसका नाम है सैंडी, सैंडी नाम है, हाँ सैंडी क्या बोलेंगे इसको, संडे तो नहीं बोलेंगे, सैंडी लिमिटेड। अब सैंडी लिमिटेड के लिए काम ऐसा ही करती है, उससे पर मैन आवर का ज्यादा चार्ज करती है, बट भैया वहां पे उनका जो जीपी मार्जिन बैठता है वो यहां पे इस ट्रांजैक्शन में जीपी मार्जिन कॉस्ट पे दे रखा है कि सिमिलर ट्रांजैक्शन करते हैं तो 50% जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट पे 50% का जीपी मार्जिन है। कॉस्ट जो है वो कॉस्ट पे 50% का जीपी मार्जिन है सिमिलर ट्रांजैक्शन में। अब एक बात समझना, ट्रांजैक्शन ऑफ द इंडिका लिमिटेड एंड होराइजन लिमिटेड, इंडिका लिमिटेड विथ होराइजन लिमिटेड एंड सैंडी लिमिटेड आर कंपेरेबल बट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग डिफरेंसेस। इन दोनों ट्रांजैक्शन में भाई एक बात समझना, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये वाला ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन है, बोला दोनों सिमिलर है बट कुछ एडजस्टमेंट है। अब एक बात बताओ, यहां पे इस ट्रांजैक्शन में हम 50% जीपी मार्जिन चार्ज कर रहे हैं कॉस्ट पे, तो आप तो बोलोगे सर यहां पे भी कॉस्ट पे 50% ही होना चाहिए, क्योंकि जब बाकी वाले के साथ में आप 50% कॉस्ट पे मार्जिन चार्ज कर रहे हो तो हमारी कॉस्ट दे रखी है, ये कॉस्ट तो अनबायस है, तो इस पे 50% ले लो, इस पे आप 50% ले लो करके, ठीक है। तो आर्मलेंथ प्राइस कैसे निकालने का, तो देखो आर्मलेंथ प्राइस जैसे मेथड का नाम है, उस मेथड की नाम में ही आपका आर्मलेंथ प्राइस होगा, कॉस्ट प्लस मेथड। तो कॉस्ट प्लस मेथड में पहले आप अपनी टोटल कॉस्ट ले लीजिए, तो टोटल कॉस्ट है वो आपकी 2,25,000 है। अब इसमें आप एक काम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए जीपी मार्जिन, जो आपका जीपी मार्जिन है वो जीपी मार्जिन आप ऐड कर दीजिए। आप जीपी मार्जिन जैसे ही ऐड करेंगे आपको आर्मलेंथ प्राइस मिल जाएगा। जीपी मार्जिन कहां से ले, अरे देखो ना कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में आप 50% जीपी कमा रहे हैं, तो यहां पे ऐड कर दीजिए, कॉस्ट पे ही दे रखा है 50% जीपी ऐड कर दीजिए, ये आपका आर्मलेंथ प्राइस। लेकिन रुको बाबा रुको, यहां एग्जामिनर बोलता है कि ये दोनों ट्रांजैक्शन सिमिलर तो है, ये जो ट्रांजैक्शन सैंडी लिमिटेड के साथ हो रहा है, होराइजन लिमिटेड के साथ हो रहा है, दोनों ट्रांजैक्शन सिमिलर तो है बट थोड़े इनमें कुछ फर्क है, थोड़े इनमें कुछ फर्क है, थोड़े कुछ इनमें डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है समझना, तो एक बात समझना, यहां पे अगर मैं बोलूं कि कंपेरेबल आपका जो जीपी मार्जिन होना चाहिए वो 50% ऑन कॉस्ट होना चाहिए, मतलब 50% ऑन कॉस्ट है, उतना जीपी मार्जिन आपको यहां पे भी लेना चाहिए, लेकिन कुछ फर्क है। फर्क क्या है समझना, पहला फर्क समझना, while Identica Limited derived technology support from the Horizon Limited and there is no such support from the Sandy Limited. The value of technology support received from Horizon Limited may be put at 18% of normal GP margin. इन्होंने बोला ऋषभ क्या है ना, होराइजन लिमिटेड ऐसी कंपनी है जो हमको टेक्निकल सपोर्ट भी देती है और ये सैंडी नहीं देता है, सैंडी जो है वो नहीं देता हमको सपोर्ट और ये अपने को सपोर्ट दे रहा है। एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक बताओ मुझे आप, कि ये कंपनी जब हमको सपोर्ट नहीं दे रहा टेक्निकल सपोर्ट, तब हम उससे 50% मार्जिन चार्ज करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, कोई आपको टेक्निकल सपोर्ट देगा तो आप उससे प्रॉफिट कम चार्ज करोगे या ज्यादा करोगे, मुझे बताओ। जो टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे रहा उससे हम 50% जीपी मार्जिन चार्ज करते हैं, कोई टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है और वो टेक्निकल सपोर्ट की वैल्यू भी दे रखी है कि वो टेक्निकल सपोर्ट की वैल्यू है वो 18% ऑफ नॉर्मल जीपी मार्जिन है। देखिए, while Identica Limited derived technical support from Horizon Limited,
There is no such support from the Sandy Limited. The value of technical support received जो अपने को हो रही है उसको आप 18% जीपी मार्जिन ले सकते हो। तो बेटा बड़ा सिंपल है ना, जब बाहर वाला बंदा जो है उससे हम 50% जीपी मार्जिन चार्ज करते हैं, लेकिन ये हमको टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहा है, हमारा सपोर्ट करता है। कोई कंपनी आपको जो सपोर्ट कर रही है टेक्निकल सपोर्ट, और उसकी वैल्यू दे रखी है कि उसका जो है वो जीपी मार्जिन का 18% आप उसकी वैल्यू ले सकते हो, तो इसका मतलब फिर उससे हम कम चार्ज करेंगे, उससे हम कम चार्ज करेंगे क्योंकि वो अपने को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो व्हेन दैट पर्सन इज प्रोवाइडिंग अस द सपोर्ट, देन ऑब्वियसली वी विल चार्ज द लेसर प्रॉफिट फ्रॉम हिम। जैसे कोई बंदा है वो अपने को सपोर्ट नहीं दे रहा, बोला तेरा प्रॉफिट 50%, वो बेचारा सपोर्ट भी दे रहा है अपने को टेक्निकली वगैरह, तो हम उससे लेस जीपी मार्जिन चार्ज करेंगे। सो कितना जीपी मार्जिन लेस चार्ज करेंगे, यहां दे रखा है 18% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा नहीं दे रखा 18% ऑफ सेलिंग प्राइस, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट का 18%। तो एक बात बताओ, आपका जीपी मार्जिन 50% है, तो आप इसमें से लेस कर दोगे सपोर्ट जो मिल रहा है, वो सपोर्ट का आपका 18% ऑफ 50%। सो 50% मल्टी लाइक 50% का आप जो है वो 18% करोगे, तो इसका मतलब आपका 9% का प्रॉफिट उससे हम कम चार्ज करेंगे। 9% का प्रॉफिट है वो हम उससे कम चार्ज करेंगे, बिकॉज यहां पे क्या बोला हुआ है, यहां पे बोला हुआ है दैट इज द जीपी मार्जिन का जो नॉर्मल जीपी मार्जिन है उसका आपको 18% लेना है, और जीपी मार्जिन 50% है, तो 50% का आप ले लीजिए 18%, दैट्स कम्स टू द 9%। उससे कम प्रॉफिट चार्ज करेंगे, 9% उससे हम कम प्रॉफिट चार्ज करेंगे। यस, नेक्स्ट पार्ट, चलिए आगे दूसरा एडजस्टमेंट क्या दे रखा है। होराइजन लिमिटेड जो ये अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज है, ये गिव बिजनेस इन द लार्ज वॉल्यूम, हमको बहुत बिजनेस देता है, बहुत बिजनेस देता है। आइडेंटिका लिमिटेड ऑफर टू होराइजन लिमिटेड अ क्वांटिटेटिव डिस्काउंट विच मे बी वैल्यूड एट 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये क्या करता है, हमको बहुत काम देता है तो हम उससे कम प्रॉफिट चार्ज करेंगे। कितना कम करना है, 10% ऑफ द नॉर्मल जीपी मार्जिन। सो 10% ऑफ द नॉर्मल जीपी मार्जिन, इसका मतलब उससे हम कम चार्ज करेंगे, मींस उसको डिस्काउंट देंगे। 50% जीपी मार्जिन है, मल्टीप्लाई बाय उसका कितना परसेंट बोला है, 10%, तो इसका मतलब हम इससे 5% प्रॉफिट और कम चार्ज करेंगे, 5% प्रॉफिट इससे हम और कम चार्ज करेंगे करके। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और एडजस्टमेंट, नेक्स्ट पार्ट। इन केस रेंडरिंग सर्विस टू द होराइजन लिमिटेड, आइडेंटिका लिमिटेड नाइदर रन एनी रिस्क, रिस्क है ही नहीं हमारी इसमें, तो रिस्क है ही नहीं, नॉर इंकर एनी मार्केटिंग कॉस्ट। मतलब जब होराइजन लिमिटेड के लिए जब हम काम करते हैं ना, तो रिस्क है ना कोई मार्केटिंग खर्चा करना है, कुछ नहीं करना करके। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ सर्विस टू द सेंडी लिमिटेड, आइडेंटिका लिमिटेड हैज टू अज्यूम ऑल द रिस्क cost associated with the marketing function which may be estimated as 12% of the normal GP margin। आप समझिए, जब आप होराइजन लिमिटेड के लिए काम करते हैं ना, तो पहली चीज तो आपको यहां पे कोई रिस्क ही नहीं है, देयर इज नो रिस्क, क्योंकि आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज है ना, आपको कोई मार्केटिंग के खर्चे लगते हैं। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, एक होता है ट्रांजैक्शन जिसमें रिस्क होती है, वहां ज्यादा प्रॉफिट लोगे, और जहां पे रिस्क ही नहीं है, जहां पे रिस्क ही नहीं है करके, ठीक है, जहां पे कोई रिस्क नहीं, कोई मार्केटिंग खर्चा नहीं, तो वहां पे आप नॉर्मल प्रॉफिट या कम प्रॉफिट लोगे। बड़ा सिंपल है ना। सैंडी लिमिटेड के लिए जब आप काम कर रहे हो वहां रिस्क है, और रिस्क है तो इसके प्रॉफिट ज्यादा लोगे आप। और जहां जिस ट्रांजैक्शन में रिस्क ही नहीं है, इस ट्रांजैक्शन में रिस्क ही नहीं है, ना कोई मार्केटिंग का खर्चा लग रहा है, उससे आप कब प्रॉफिट चार्ज करोगे और कितना कम प्रॉफिट चार्ज करोगे आप, क्योंकि रिस्क ही नहीं है भाई। जहां यहां रिस्क है, यहां पे आपकी रिस्क है, यहां रिस्क है ही नहीं। देखो वापस पढ़ो इस ट्रांजैक्शन को, क्या दे रखा है, इन केस ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू एसोसिएट एंटरप्राइज, आइडेंटिका लिमिटेड नाइदर रन एनी रिस्क, रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए हमको, रिस्क फ्री मतलब कम रिटर्न चाहिए, सीधी सी बात है, नॉर एनी मार्केटिंग कॉस्ट। On the other hand, in case the service to the Sandy Limited, Identica Limited has to assume all the risk and cost associated with the marketing function, which may be estimated at 12% of normal GP margin। तो बेटा 12% है, वो रिस्क के टूवर्ड्स आपने यहां पे लिया है, तो यहां पे आप 12% कम लोगे, GP मार्जिन का 12%, तो यहां पे आप क्या करेंगे, रिस्क के टूवर्ड जो प्रॉफिट है वो आप
12% लेस कर देंगे तो 50% का 12% 6% प्रॉफिट कम चार्ज करेंगे। 6% प्रॉफिट है वो आप कम चार्ज करेंगे। चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, आइडेंटिका लिमिटेड ऑफर्ड 1 मंथ क्रेडिट टू द होराइजन लिमिटेड। यहां हम क्रेडिट दे रहे हैं भाई, भाई अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को उधार दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सच क्रेडिट मे बी वैल्यूड एट 2% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट दे रहे हैं और उसकी वैल्यू 2% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है एंड नो सच क्रेडिट वाज गिवन टू द सैंडी लिमिटेड। सैंडी लिमिटेड को क्रेडिट नहीं दिया। तो एक बात बताओ, जिसको क्रेडिट देंगे उससे प्रॉफिट ज्यादा चार्ज करेंगे क्योंकि यहां पे क्रेडिट की कॉस्ट भी है भाई। तो एक बात बताओ, जिसको क्रेडिट नहीं दिया उससे 50% प्रॉफिट चार्ज किया है, तो जिसको क्रेडिट दे रहे उससे बोला है 2% ऑफ जीपी मार्जिन, मींस 1% प्रॉफिट ज्यादा चार्ज करेंगे उससे। 1% प्रॉफिट है वो अपन ज्यादा चार्ज करेंगे। तो अपन यहां पे क्या करेंगे कि आपका जो क्या है क्रेडिट का कितना हुआ, तो 50% का आप ले लीजिए, कितना 2%, इट्स कम्स टू द 1%। अब आपका आ गया ये जीपी मार्जिन, आपको यहां पे चार्ज करना चाहिए। तो कितना परसेंट है आपका, 50% माइनस 9% माइनस 5%। सो 5 और द 9, सॉरी 50 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 1, इट्स कम्स टू द 31%। तो 31% प्रॉफिट है और ये आपको किस पे दे रखा है, कॉस्ट पे ही दे रखा है। ये आपको कॉस्ट पे दे रखा है। आपकी कॉस्ट कितनी है, 2,25,000। तो यहां पे आप 31% जीपी मार्जिन ले लीजिए। तो 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 31%, इट्स कम्स टू द 69,750 और इसको आप ऐड कर दीजिए, 2,94,750 है। ये आपकी आर्म लेंथ प्राइस आ गई। ये आपकी आर्म लेंथ प्राइस आ गई। और इसमें से अब आप एक काम करिए कि आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस आपकी है 2,16,000। इतने में आपने उससे बिलिंग किया था, तो माइनस कर दीजिए 2,16,000 में से, तो आपको मिल गया 78,750 है। इतने से हम प्रॉफिट को बढ़ा देंगे किसका, आइडेंटिका लिमिटेड का। तो आइडेंटिका लिमिटेड का प्रॉफिट है वो हम इससे बढ़ा देंगे, दैट इज 78,750 है। इससे हम प्रॉफिट बढ़ा देंगे किसका, आइडेंटिका लिमिटेड में ये कंपनी का प्रॉफिट है वो हम बढ़ा देंगे 78,750 रुपए से इसका प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, ये बोलता है इतना इजी क्वेश्चन है। अरे भैया इजी नहीं है, इतना ये इजी नहीं है। ये आता है 6 मार्क्स 7 मार्क्स का। ये अगर आपको मार्क्स बताने हैं तो देखो, ये मई 2022 के एग्जाम में आया था एंड जैन 2021 में आया था। और ये कितने मार्क्स का आया था पता है क्वेश्चन, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। आप बोल रहे हो ना, चलो मैं आपको बताता हूं। और भैया रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये 4 बार एग्जाम में आ चुका है। मैंने तो 2 बार ही लिखा है, बट ये 4 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है करके, ठीक है। ये लो सजेस्टेड आंसर मैं आपको बताता हूं। सजेस्टेड आंसर में आप देखोगे डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन आपका एक तो कब था, मई 2022 ना, मई 2022 में। ये देखो क्वेश्चन कहां पे आया था, मई 2022 में। क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 के बाद 3 में नहीं था, 4 में था शायद। ये देखो, ये सेम क्वेश्चन कितने मार्क का था, 6 मार्क का। सेम क्वेश्चन, सिर्फ नाम चेंज था। अल्फा लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया होल्ड 30% इक्विटी शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड इंडिया। बीटा लिमिटेड डेवलप सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो प्रोवाइड द रिलेटेड सपोर्ट। 150 घंटे काम किया था, 2500 की रेट से। टोटल कॉस्ट ये था, ऐसा ऐसा हुआ था। और उसके बाद ये के ये 4 एडजस्टमेंट, ये के ये 4 एडजस्टमेंट। और 6 मार्क का क्वेश्चन था। आपको बोला था कि यहां पे कॉस्ट प्लस मेथड को फॉलो करना है, दे भी रखा है कॉस्ट प्लस मेथड को आपको फॉलो करना करके, ठीक है। इजी तो है, अगर आपने पकड़ लिया तो इजी, अगर कंफ्यूज हो गए दिमाग में तो फिर गया। अगर पकड़ लिया तो इजी है, अगर कंफ्यूज हो गए तो डिफिकल्ट है। तो ये क्वेश्चन आया था आपके कब, मई 2022 के पेपर में, 6 मार्क का करके, ठीक है। उसके बाद इससे पहले आया था ये जनवरी 2021 के एग्जाम में। तो जनवरी 2021 के एग्जाम का तो यहां पे दिख नहीं रहा है, तो मुझे क्वेश्चन पेपर पे जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर जो होते हैं आईसीआई के, उसमें दे रखा होगा। जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं, केस स्टडी गाइडलाइंस, क्वेश्चन पेपर कहां है यार,
क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर में आप अगर जाएंगे तो डायरेक्ट टैक्स का कौन सा था, जैन 21 ना, जैन 21 ही था ना, हाँ जैन 21। तो जैन 21 का पेपर ये वाला, जैन 21 के पेपर पहला दिनकर वाला क्वेश्चन, ये SEZ वाला, ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने कर रखे एग्जाम में, 8 मार्क का आया था। ट्रांसफर प्राइसिंग के उस टाइम 2-3 क्वेश्चन आए थे एक साथ में एग्जाम में। ये देखो ये वाला होराइजन लिमिटेड जो अपन ने अभी किया ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये 6 मार्क का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, वी डिड इट। तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन था इस एग्जाम में, और उस इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के 2-3 क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन ये और था, ये देखिए ये 6 मार्क का, ये विहान लिमिटेड इंडियन कंपनी एडवांस ऑफ लोन ऑफ 6 करोड़ टू सो एंड सो कंपनी एज ऑन डेट ऑफ लोन द बुक वैल्यू ऑफ टोटल असेट वाज सो एंड सो। और ये भी ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था। सबसे पहले पूछा था कि वुड विहान लिमिटेड एंड योहान लिमिटेड ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज, क्या एसोसिएट एंटरप्राइज है, आर्म लेंथ प्राइस है वो क्या आएगी करके, ठीक है। और उसके बाद में ये 6 मार्क का, तो टोटल आप समझो 12 मार्क का कभी एग्जाम में आ जाए ट्रांसफर प्राइसिंग, मजा आ जाए ना यार, 12 मार्क का आ जाए तो मजा आ जाए। चलिए डन, इंटरेस्टिंग तो है टॉपिक, टॉपिक इज इंटरेस्टिंग करके, ठीक है। टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है उस वो नहीं बोल सकते, टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग करके, ठीक है। चलिए डन। सो 2 क्वेश्चन और MCQ में तो कभी कभी ट्रांसफर प्राइसिंग 15-15 मार्क का आ जाता है, ठीक है। आप सोचिए सिर्फ 30 पेज है अपनी बुक में, और 30 पेज और क्वेश्चन जितने दे रखे, अगर आपने रट्टा मार लिया तो वो 15 मार्क्स अपने हैं करके, ठीक है। चलिए डन, आ जाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 मई 18 में आया है, कॉस्ट प्लस मेथड का है। मई 18 में आया, नवंबर 22 में आया है। तो समझो कॉस्ट प्लस मेथड हर बार आ रहा है, या तो ये क्वेश्चन आ रहा है या ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है या ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है, बट आ रहा है एग्जाम में। एग्जाम में दबा देखो, ये क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन अलग है, फिर जो वो पुराना क्वेश्चन था उसका अलग था, इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन अलग है, क्योंकि फैक्ट अलग दे रखे, फैक्ट अलग दे रखे। क्या फैक्ट अलग है मैं अभी आपको बताता हूं, क्या फैक्ट अलग है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए चलिए आ जाइए सब लोग। MNO लिमिटेड मुंबई इज एंगेज्ड इन द IT एंड कम्युनिकेशन सर्विस। तो MNO लिमिटेड एक मुंबई का कंपनी है जो IT में एंगेज्ड है एंड लाइक कम्युनिकेशन सर्विस में, कुल मिला के IT की सर्विस दे रही है, समझ लो ना। इट इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ MNO INC यूएसए की एक कंपनी है, उसका सब्सिडरी है। अब देखो सब्सिडरी होते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहां पे एसोसिएट एंटरप्राइज है, यहां पे एसोसिएट एंटरप्राइज है करके, ठीक है। यहां पे आप खुद ट्राई मत करिए, आपने खुद ट्राई मत करिए, आप इधर देख लीजिए, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ट्राई करने के लिए दूं। ऐसे में ऑलरेडी 2 लेक्चर ट्रांसफर प्राइसिंग में लग चुके हैं, मेरा टारगेट है 2 और लेक्चर में कंप्लीट होना चाहिए टॉपिक। तो देखिए, MNO Limited Mumbai is engaged in providing IT and communication service. It is a subsidiary company of the MNO USA. तो देखो मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूं छोटा सा करके, ठीक है, तो आपको समझ जाएगा। ये MNO इंडिया है, MNO लिमिटेड इंडिया का कंपनी है, और इसकी होल्डिंग कंपनी है MNO INC यूएसए का कंपनी है। तो ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है। क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज। अब एक बात समझना, एसोसिएट एंटरप्राइज है, चीजों को समझना। MNO Limited has provided such service to the MNO INC and similar type of service also provided to the HTY Limited Hong Kong. अब इन्होंने क्या किया, इंडिया की जो कंपनी है ना, वो 2 कंपनियों को सिमिलर सर्विस दे रही है। एक तो MNO INC अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को, और एक और कंपनी को देती है जिसका नाम है HTY लिमिटेड, HTY हांगकांग को दे रही है। क्वेश्चन को ब्रेक करोगे इजीली आपसे हो जाएगा। अब देखो बिलिंग कर रखा है
इन्होंने बिलिंग पर मंथ एमएनए को बिलिंग किया है यूएसडी $85,000 पर मंथ दे रखा है, पर मंथ का बिलिंग है, ध्यान रखना। तो पर मंथ का बिलिंग जो है मींस इसको जो बिल कर रहे हैं अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को, वो कर रहे हैं 85,000 पर मंथ, और HTY लिमिटेड को कर रहे हैं दैट इज द 92,000 पर मंथ। मुझे बताइए इन दोनों में से बायस प्राइस कौन सा है? इन दोनों में से बायस प्राइस कौन सा है? $85,000 बायस है या 92,000 बायस है? बायस कौन सा है? बताइए बायस प्राइस कौन सा है? तो बायस प्राइस की अगर मैं बात करूं तो बायस 85,000 है। जो बायस प्राइस है उस पे हमेशा काटा मारने का, उससे काटा मारने का, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं उसको ले लोगे आप कहीं पे, ठीक है। तो इसके लिए इसको काटा मारने का कि ये तो गलत है, ये तो प्राइस गलत है, ये तो काटा मारने का। बायस प्राइस है उसको हमेशा काटा मारने का, क्योंकि वो एसोसिएट एंटरप्राइज को बिलिंग किया है आपने। आगे क्या दे रखा है? तो बिलिंग टू HTY है वो आपने 92,000 पे किया, और इसको जो बिलिंग किया है वो 85,000 पे किया। आगे क्या दे रखा है? MNO INC has given a loan of USD 1,20,000 to the MNO Limited to purchase the hardware for execution of its project. Rate of interest 4% per annum है। अब एक बात समझना, ये जो MNO INC USA का कंपनी है, इन्होंने हमको एक लोन दिया है, और वो लोन $1,20,000 का है, जिसपे 4% का इंटरेस्ट है। और ये लोन किस लिए दिया है? जिससे कि हम एक हार्डवेयर खरीद ले, वो उनके प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है। भाई बड़ा सिंपल सी बात बताओ, हो क्या रहा है कि ये MNO लिमिटेड इंडिया इस MNO INC USA के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाला है, उसके लिए एक हार्डवेयर चाहिए इनके प्रोजेक्ट के लिए, और किसी के लिए नहीं चाहिए, इनके प्रोजेक्ट के लिए एक हार्डवेयर चाहिए। और वो हार्डवेयर लेने के लिए इन्होंने $1,20,000 का हमको लोन दिया है, और उस लोन पे 4% की रेट से इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये हमारी कॉस्ट है करके, ये हमारी कॉस्ट है करके, ठीक है। और सिर्फ इसी के ऑर्डर के लिए ये यूज होने वाला है, और किसी के ऑर्डर के लिए यूज नहीं होने वाला। वापस से पढ़ेंगे इस लाइन को। MNO INC USA has given a loan of USD 1,20,000 to the MNO Limited to purchase the hardware for execution of its project, and rate of interest is a 4% per annum। 4% per annum का rate of interest है। तो ये हमारी कॉस्ट है, हमारी कॉस्ट है इसके ऑर्डर के लिए। आगे क्या दे रखा है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड आर USD 120 एंड USD 210 पर आवर इफेक्टिवली रेस्पेक्टिवली। मींस हमारी जो कॉस्ट लगती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पर आवर की कॉस्ट दे रखी है। यहां पे है वो 120 लगती है डायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट 120 पर आवर लगती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट 210 पर आवर लगती है, कोई भी हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं उसके लिए। आगे क्या दे रखा है? MNO लिमिटेड वर्क 9 hours per day for the 18 days to execute the project of the MNO INC। ये जो MNO INC का जो काम किया हमने, MNO INC का जो काम किया अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए, इसके लिए कितना टाइम दिया? 9 घंटे दिए हैं हर दिन, 18 दिन के लिए टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट ऑफ MNO INC। लेकिन हम जो बाहर वाले के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए टाइम कितना दिया है? 8 hours दिया है पर डे फॉर द 18 days टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट ऑफ द HTY लिमिटेड। MNO Limited has provided such service throughout the year to the both the customer। दोनों कस्टमर को हम थ्रू आउट यही सर्विस देते हैं। नेक्स्ट पार्ट, वारंटी। वारंटी वॉज प्रोवाइडेड टू द HTY लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। हमने भाई साहब ये जो HTY लिमिटेड है इसको हमने वारंटी दी है 2 साल की, 2 साल की वारंटी दी है। एंड कॉस्ट ऑफ वारंटी इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 1.5% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड। ये जो इस कंपनी है इसको हमने वारंटी दिया है, और इस वारंटी का खर्चा है वो 1.5% डायरेक्ट कॉस्ट है उसका लेंगे। द कॉस्ट ऑफ वारंटी इज नाइदर इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ वारंटी ऐड नहीं किया है। आपसे पूछा है अज्यूम ऑल द कॉस्ट एंड बिलिंग आर इवन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल यही बिलिंग रहेगी, यही कॉस्ट रहेगी। आपसे पूछा है कंप्यूट आर्म लेंथ प्राइस as per cost plus method and amount to be added if any to the income of MNO Limited। assume conversion rate of the USD है वो 75 है। ये एक क्वेश्चन है। देखो
क्वेश्चन को वापस से मैं आपको बोलूं, आप ये सोचिए कि मेथड में करना क्या है। कॉस्ट प्लस मेथड बोला है, इसका मतलब पहले आप एसोसिएट्स के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें कॉस्ट कितनी लग रही है वो ले लो और उसमें प्रॉफिट ऐड कर लो। बड़ा सिंपल है भाई। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने वही तो किया था। यहां दे रखा था कि एसोसिएट्स के लिए काम कर रहे थे, उसका कॉस्ट इतना है, प्रॉफिट परसेंटेज दूसरे का दे रखा था, उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर लिए, मैंने उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दिया, यहां पे मुझे मिल गया। लेकिन इस क्वेश्चन में यह देखना है कि सबसे पहले तो कॉस्ट कितना है जब आप एसोसिएट्स के लिए काम कर रहे हो। तो सब लोग इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आप कुछ भी सॉल्यूशन में मत देखो, आप सॉल्यूशन मत देखो, मैं पहले अपनी कॉस्ट निकाल रहा हूं कि अपनी एसोसिएट्स के लिए काम कर रहे हो उस पर टोटल कॉस्ट आ कितनी रही है। तो देखो, मेरे को आर्म लेंथ प्राइस निकालना है, आप इधर उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। देखो, सबसे पहले मुझे लेना है कॉस्ट प्लस मेथड, और कॉस्ट प्लस मेथड से अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट प्लस मेथड में पहले मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है काम करने के लिए। तो टोटल कॉस्ट के लिए एक काम करता हूं मैं, एक महीने का पहले हिसाब करते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो 12 महीने का आ जाएगा, क्योंकि बिलिंग वैल्यू वगैरह एक महीने की दे रखी है। तो एक बात बताओ, मेरी टोटल कॉस्ट एमएनओ के लिए, मैं अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए जो काम कर रहा हूं, तो मेरी कॉस्ट आ कितनी रही है। तो कॉस्ट कितनी आ रही है, तो इन्होंने बोला है कि एमएनओ के लिए मैं 9 घंटे काम करता हूं, 9 घंटे काम करता हूं, तो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है। तो पहले तो डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही होगी, तो डायरेक्ट कॉस्ट मेरी आ रही है यहां पे अपनी कंपनी की, जो इंडिया की कंपनी है एमएनओ लिमिटेड, इसकी डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है, इन्होंने बोला है कि डायरेक्ट कॉस्ट 120 यूएसडी है। तो 120 यूएसडी पर आवर है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। इसका मतलब हमारा 120 यूएसडी मल्टीप्लाई बाय कितने, 9 आवर पर डे मल्टीप्लाई बाय 18 दिन और मल्टीप्लाई बाय 75 का कन्वर्जन रेट। यही हुआ 75 का आपका जो है वो कन्वर्जन रेट, अगर आपको रुपीस में करना है तो। और अगर आप यूएसडी में ही करना चाहते हो तो आप पूरा यूएसडी में कर लीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अपन एक काम करते, पूरा यूएसडी में ही कर लेते, बेटर रहेगा। तो अपन एक काम करते, यूएसडी में ही कर लेते हैं। तो यूएसडी में आपका डॉलर में डायरेक्ट कॉस्ट कितना आया, तो 120 रुपया पर घंटे का कॉस्ट बैठता है, मल्टीप्लाई बाय 9 घंटे हर दिन काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 18 दिन काम किया, तो 19,000 और आपका 440 है, ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट आ गया। अब आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना आया, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारा 210 आता है। तो 210 मल्टीप्लाई बाय दिन का कितना घंटा काम किया, 9 घंटा, मल्टीप्लाई बाय 18 दिन, तो ये आपका आ गया 210 घंटा मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 18, तो आपका 34,020 रुपया है, ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट आ गया। लेकिन एमएनओ के लिए काम किया तो आपको एक इंटरेस्ट का खर्चा और आया, क्योंकि एमएनओ वाले जो एमएनओ आईएनसी है उनके लिए जब अपन काम कर रहे हैं तो अपने को उन्होंने एक लोन दिया है, उस लोन का खर्चा और भी तो देना पड़ेगा। 4% ये बोल रहे हैं हम पर एनम इंटरेस्ट लेंगे, और ये खर्चा भाई बाकी जगह नहीं आता, यहां पे आ रहा है, ये अपना कॉस्ट है, ये अपना कॉस्ट है, यहां कॉस्ट ये लग रहा है करके, ठीक है। तो ये जो तीसरा एडजस्टमेंट आप रीड करिए, एमएनओ आईएनसी हैज गिवन अ लोन ऑफ यूएसडी ऑफ 1,20,000 टू द एमएनओ लिमिटेड टू परचेज द हार्डवेयर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स प्रोजेक्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम है। तो मुझे बताइए एक महीने का इंटरेस्ट का कॉस्ट कितना आएगा, तो यहां पे आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट आया 1,20,000 यूएसडी, मल्टीप्लाई बाय आपका 4% इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 1/12, क्योंकि एक महीने का इंटरेस्ट का कॉस्ट लेना है और ये पूरे साल का इंटरेस्ट का कॉस्ट है। तो अपन $1,20,000 का 4% कम्स टू द 4,800 डिवाइड बाय मैं कर दूंगा 12, तो इट्स कम्स टू द आपका 400 रुपीज है, ये मेरा कॉस्ट आ रहा है इंटरेस्ट का। तो एक बात बताइए, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, तो यहां पे मैं बोलूं मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 19,440 प्लस 34,020 प्लस 400, इट्स कम्स टू द 53,860 है, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए काम करने के लिए। ये मेरी टोटल कॉस्ट है, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है। मैंने क्या बोला, आप पहले टोटल कॉस्ट ले लो, उसमें जीपी मार्जिन ऐड कर दो, बट जीपी मार्जिन तो इसमें दे ही नहीं रखा, इसमें जीपी मार्जिन तो दे ही नहीं रखा कि जीपी मार्जिन कितना है वो तो आपको दे नहीं रखा। भाई सिमिलर ट्रांजैक्शन का जीपी मार्जिन देते तो हम ऐड कर देते, बट जीपी मार्जिन तो इसमें आपको दे ही नहीं रखा। पिछले क्वेश्चन में जीपी मार्जिन डायरेक्टली दे रखा था, पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि जब आप बाकी के लिए काम करते हो तो आप 50% कॉस्ट पे जीपी कमाते हो, दे रखा था पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है,
इस क्वेश्चन में आपका कंपेरेबल जीपी मार्जिन दे ही नहीं रखा कि भाई बाकी के लिए काम करते हो तो कितना जीपी, इसमें दे रखा था और कुछ एडजस्टमेंट दे रखे थे डिफरेंस के, वो हमने कर दिए थे, बट इसमें जीपी मार्जिन नहीं दे रखा है। तो बाबू जब जीपी मार्जिन नहीं दे रखा, जब आपने जो है वो जीपी मार्जिन नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं ना, हम जीपी निकाल देते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल देते हैं ना, क्योंकि दे नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई इसमें इस पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही फर्क था कि सैंडी का प्रॉफिट दे रखा था कि सैंडी के साथ 50% ऑफ कॉस्ट कमाते हैं और कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस दिए थे, वो अपन ने देख लिए थे। अब इसमें जीपी मार्जिन दे नहीं रखा तो हम निकाल देते हैं ना जीपी मार्जिन, कि जीपी मार्जिन उस दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में कितना होगा। तो एक काम करते हैं, हम यहां जीपी मार्जिन निकाल देते हैं। तो जीपी मार्जिन अगर अपन निकालने गए कि कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में आप कितना कमा रहे हो, तो ये तुम्हारा कंपेरेबल ट्रांजैक्शन एसटीवाई लिमिटेड का है। तो एसटीवाई लिमिटेड के साथ आपका जीपी मार्जिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है। तो एचटीवाई लिमिटेड के साथ सबसे पहले अपन लेते हैं कि बिलिंग कितने पे कर रहे हैं, तो उसको हम बिलिंग कर रहे हैं एचटीवाई लिमिटेड को, या पहले अपन देखते हैं कि कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में आपकी कॉस्ट कितनी थी। तो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में आपकी अगर कॉस्ट की बात करूं मैं, तो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन जो एसटीवाई वाला है वहां पे आपने कितने घंटे काम किया था, 8 घंटे काम करते थे 18 दिन। तो 8 घंटे काम किया 18 दिन, तो डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आई। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट कॉस्ट की बात करूं तो डायरेक्ट कॉस्ट में एक बात समझिए, मेरा डायरेक्ट कॉस्ट 120 रुपया होता है, मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे काम किया, मल्टीप्लाई बाय 18 दिन काम किया। तो एक बात समझिए ना, आपने 120 मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे काम किया, मल्टीप्लाई बाय 18, तो 17,280 रुपया डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है उसमें। उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में भैया आपका कितना, 1 घंटे का खर्चा आ रहा था 210, तो 210 मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे काम किया, मल्टीप्लाई बाय 18 दिन काम किया। तो एक बात समझिए, 210 मल्टीप्लाई 8 घंटे मल्टीप्लाई बाय 18 दिन, तो ये आपका आ गया 30,240 रुपया। तो 30,200 इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई, बट वहां वारंटी का खर्चा और था जो बाकी जगह नहीं है। तो वारंटी का खर्चा कितना था वो भी तो कॉस्ट ऐड करेंगे। यहां दे रखा है कि वारंटी वॉज प्रोवाइडेड टू द एचटीवाई लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल का उसको वारंटी दिया था। अब 2 साल का उसको वारंटी दिया था, एंड कॉस्ट ऑफ वारंटी इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 1.5% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड। वो उसको वारंटी दिया था और वहां पे आपका डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड है, उसका 1.5% वारंटी का खर्चा है। एंड द कॉस्ट ऑफ वारंटी नाइदर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में कहीं पे इंक्लूड नहीं किया, तो वहां पे अपना वारंटी का कॉस्ट और था। अब एक बात समझना, जब वारंटी का कॉस्ट और अपन ले लेंगे तो वारंटी का कॉस्ट कितना है, तो यहां पे 1.5% डायरेक्ट कॉस्ट का लेना है। इन्होंने बोला है 1.5% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट यहां पे 17,280 है, तो 17,280 का आप 1.5%, इतना वारंटी का खर्चा यहां लग रहा है। 17,280 का 1.5%, इट्स कम्स टू द 259.2 आ गया। अब 259.2 आ गया, तो आप एक काम करिए, 17,280 प्लस 30,240, तो इट्स कम्स टू द आपका 47,779.2 है, ये आपकी कॉस्ट आ गई। अब आप बिलिंग कितने पे कर रहे हो एचटीवाई को, तो एचटीवाई को आप बिलिंग कर रहे हो वो $92,000 पे कर रहे हो, तो इसमें से $92,000 लेस कर दीजिए, तो आप कितना मार्जिन कमा रहे हो यहां पे, आप कितना मार्जिन यहां पे कमा रहे हो, तो 92,000 माइनस 47,779.20, तो आप कमा रहे हो 44,220.8 का मार्जिन कमा रहे हो। अब आपको मार्जिन चाहिए कॉस्ट पे, क्योंकि कॉस्ट प्लस मेथड में हम क्या करते हैं, कॉस्ट पे मार्जिन देखते हैं। तो कॉस्ट पे मार्जिन कितना आया, तो 44,220 का आपका प्रॉफिट है, डिवाइड कर दीजिए आपकी कॉस्ट कितनी है, 47,779.20, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 47,779.20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको प्रॉफिट मिल गया 92.55%। मींस आप दूसरे ट्रांजैक्शन में आपकी कॉस्ट पे प्रॉफिट कमा रहे हो 92.55%, तो आप 92.55% अब यहां पे भी कॉस्ट में ऐड कर दीजिए।
यहां पे भी कॉस्ट में है वो आप ऐड कर दीजिए, यहां पे भी कॉस्ट है वो कॉस्ट में आप ऐड कर दीजिए। तो यहां पे अगर आप कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो आपकी कॉस्ट थी कितनी 53,860, इसमें आप ऐड कर दीजिए कितना प्लस 92.55%। तो अब आपकी जो है बिलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए 53,800 प्लस 92.55%। इट्स कम्स टू द आपकी बिलिंग प्राइस होनी चाहिए 1,03,592 होनी चाहिए, 1,03,000 एंड आपका 592 होना चाहिए बेसिकली। भाई आपका 1,00,000 आपने 92.55% आपने ऐड किया है, तो 92.55% आपने 53,860 का ऐड किया, तो 53,860 प्लस 92.55% इट्स कम्स टू 1,00,000 आपका 3,707 आया। तो 707 है, इतने पे आपकी बिलिंग होनी चाहिए। आपने बिलिंग की कितने पे है, तो आपने बिलिंग 85 पे की है, जो कि गलत है। तो एक बात बताओ 103,707 माइनस 85,000 आप लेस कर दीजिए, तो इसमें से 85,000 लेस कर दिया तो आपका 18,700 और $7 है, वो आपकी इनकम बढ़ा देंगे। अब किसी ने ये बोला कि सर यहां इंटरेस्ट कॉस्ट लेते टाइम आपने पूरे महीने का क्यों लिया, क्योंकि एक महीने में ये 18 दिन ही काम करते हैं, बाकी दिन छुट्टियां होती है, बाकी दिन छुट्टियां होती है। एक महीने में जो है वो आप 18 दिन ही काम करते हैं, एक महीने में 18 दिन ही काम करते हैं। और जब 18 दिन काम करते हैं तो एक महीने में 18 दिन ही काम कर रहे हैं करके, ठीक है। तो 18 दिन जब अगर काम कर रहे हैं तो पूरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सो दिस इज द एक महीने के हिसाब से आर्म लेंथ प्राइस आ गया। आपको इस प्रोसेस को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को आपको करना है, तो आपसे ये इजीली क्वेश्चन हो जाएगा करके। तो आपको क्या करने का, पहले आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज को जो सर्विस दे रहे हैं उसमें टोटल कॉस्ट कितनी है वो निकाल दो। उसके बाद कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो प्रॉफिट देखो। पिछले क्वेश्चन में एक फर्क था, प्रॉफिट दे रखा था, इसमें दे नहीं रखा है, तो आप जो उसमें कितना प्रॉफिट कमाओ इतना का इतना यहां पे लगा लो, उतना का उतना आप यहां पे है वो आप लगा लो करके, ठीक है। यहां पे इतना का इतना लगा लो। अरे बट वारंटी की कॉस्ट तो आपकी टोटल कॉस्ट की जो वारंटी की कॉस्ट है उसमें क्या दे रखा है 1.5% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट दे रखा है ना। तो डायरेक्ट कॉस्ट में एक महीने की ले रहा हूं तो एक महीने का ही लूंगा ना भाई प्रियांशु। डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट में एक महीने का ले रहा हूं ना, तो जितनी डायरेक्ट कॉस्ट आपकी होती होगी उसका आपको कितना परसेंट लेना है 1%। तो डायरेक्ट कॉस्ट में एक महीने का ले रहा हूं, मेरी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो एक महीने की है ना, जो एक महीने की है तो उस पर मैं ले लूंगा सीधा एक महीने का। और ये क्वेश्चन मैं बताऊं एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, मई 2018, नवंबर 2022 और उसके बाद एक दो बार और आ चुका है। अगर आपको मैं बोलूं देखो मई 2022, ये मई 2022 का पेपर और मई 2022 के पेपर में सेम क्वेश्चन है, इसमें चेंज ही नहीं होते। एक बढ़िया चीज है कि इसमें चेंज नहीं होते, ऐसे के ऐसे वो ही क्वेश्चन है और वही वो लोग घिसा बेटा वापस पूछ लेते हैं करके, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट में चेंज नहीं, कुछ भी नहीं, सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो वो वाला था टेक्नोलॉजी सपोर्ट वाला, ये तो वो वाला क्वेश्चन था जो अपन ने पहले किया, जो पहले किया ये तो वो वाला था अल्फा बीटा वाला। तो ये क्वेश्चन कब आया था, नवंबर 2022, सॉरी। तो नवंबर 2022 में, ये नवंबर 2022 का पेपर, और नवंबर 2022 के पेपर में आप देखोगे तो ये रहा क्वेश्चन देखो, एमएनओ लिमिटेड वाला सेम क्वेश्चन, सेम यही वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था। कितने मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए करके, ठीक है। उसके बाद और कब आया था, मई 18 में, मई 18 में अमर नाम से आया होगा शायद, मई 18 में, मई 18 का पेपर, मई 18 के पेपर में आपका ये देखो एबीसी एंड एसए के करके नाम से आया था, सेम क्वेश्चन मई 18 में आया था 6 मार्क के लिए। तो जो 6 मार्क के लिए ये क्वेश्चन है, चलिए एक बार आप इसको है ना, एक बार आप इस क्वेश्चन को घर पे जाके वापस एक बार देखना और उसके बाद में अगर कोई डाउट आता है तो मुझे पूछना। पहले 30 मार्क्स फिक्स था, अब फिक्स नहीं है, अब 40 मार्क भी इंटरनेशनल टैक्सेशन आ सकता है। चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12।
रोहन खन्ना, हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा बेस उस प्राइस को बनाओगे जो अनटेंटेड है। अनटेंटेड का मतलब होता है जो अनबायस प्राइस है। बड़ा सिंपल है, देखो रीसेल प्राइस मेथड में आप रीसेल प्राइस मेथड प्राइस को बेस बनाओगे। अगर मान लो कॉस्ट प्लस मेथड की बात हो रही है, कॉस्ट को बेस बनाओगे करके, ठीक है। बेस किसको बनाना है, देखो कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस में आप कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस को बेस बनाओगे, रीसेल प्राइस मेथड में रीसेल प्राइस को बेस बनाओगे, कॉस्ट प्लस मेथड में कॉस्ट को बेस बनाओगे। तो नाम में ही तो लिखा हुआ है आपको बेस किसको बनाना है। देखो बड़ा सिंपल है ना, रीसेल प्राइस मेथड में रीसेल प्राइस को बेस बनाओगे, कॉस्ट प्लस मेथड में कॉस्ट को बेस बनाओगे, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड में आप जो कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस है उसको आप बेस बनाओगे करके, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में भी मिलने वाले हैं, टेस्ट में आप ट्राई करिए, प्लीज सॉल्व करिए, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और फिर आपको डाउट आता है तो अगले मंडे को मैं आपके डाउट सब ले लूंगा करके, ठीक है। चलिए इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन सा मेथड फॉलो होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा करके, ठीक है। एक काम करते हैं, चलिए उसके बाद में एक और मेथड पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। बट एक बात बताऊं, ये मेथड कभी आता नहीं है, ना तो एग्जाम में आता है और ना ही ये मेथड जो है वो कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत रेयर केसेस में फॉलो होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। आज तक कभी जिंदगी में मैंने तो क्वेश्चन नहीं देखा, 23 साल में प्रॉफिट स्प्लिट मेथड से कोई क्वेश्चन बना नहीं है, कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ना आईसीआई ने कभी क्वेश्चन दिया है। तो मैंने क्या किया, फिर एक मैंने मेरे हिसाब से क्वेश्चन बना के और यहां पे दे दिया करके, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको ब्रेक दूंगा, वारंटी वाला डाउट वगैरह आप एक बार घर पे जाके और दिमाग लगाइए थोड़ा, और उसके बाद डाउट आता है मैं आपको अगले लेक्चर में ले लूंगा करके, ठीक है। चलिए प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ये मेथड क्या बोलती है, प्रॉफिट स्प्लिट, नाम से पता चलता है कि प्रॉफिट को स्प्लिट करना है। ये कब होता होगा, जब दो कंपनियां जॉइंट वेंचर में काम करती होगी। अब जॉइंट वेंचर में जो काम करते होंगे तो वहां प्रॉफिट स्प्लिट कैसे करेंगे, प्रॉफिट जो है वो बांटेंगे कैसे करके, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, ऐसे बांटेंगे कैसे। तो उसके लिए मेथड होता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। मैंने एक बहुत प्यारा एग्जांपल ले रखा है, उस एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉफिट स्प्लिट मेथड कहां यूज होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, सीधा एग्जांपल पे चलते हैं, आ जाइए सब लोग। एक कंपनी है MM लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड इन यूके में इनकॉर्पोरेटेड है MM लिमिटेड, रिसीव ऑर्डर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर द नैनो आईएनसी यूएसए का एक कंपनी है, उससे उनको बोला कि हमको सॉफ्टवेयर बना के दीजिए, एंड कंसिडरेशन फॉर द सेम इज $2 लाख मिलने वाला है। तो कुल मिला के यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, एक MM लिमिटेड करके एक कंपनी है, और MM लिमिटेड को एक नैनो आईएनसी से ऑर्डर मिला, नैनो आईएनसी से एक ऑर्डर मिला कि हमको एक सॉफ्टवेयर बना के दीजिए, उसके लिए हम आपको $2 लाख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को मैं ड्रॉ करते जाऊंगा साथ साथ में। MM लिमिटेड जो है ये यूके का है, यूके का कंपनी है। MM लिमिटेड एग्जीक्यूटेड सच ऑर्डर इन जॉइंट वेंचर विद द BB लिमिटेड एंड मोदी लिमिटेड इंडियन बेस्ड कंपनी। इसने क्या किया, खुद ने ये सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दो कंपनियों की हेल्प ली, एक तो BB लिमिटेड इंडिया का है ये, और एज वेल एज एक मोदी लिमिटेड और है, ये भी इंडिया का है, और इन तीनों ने मिलके और इसको जॉइंट वेंचर में सॉफ्टवेयर बना दिया, जॉइंट वेंचर में काम किया है, जॉइंट वेंचर में काम किया, तीनों ने मिलके जॉइंट वेंचर में काम किया है। किसने, MM लिमिटेड यूके का, इंडिया का BB लिमिटेड एंड मोदी लिमिटेड, जॉइंट वेंचर में तीनों ने मिलके काम किया है करके, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, मोदी लिमिटेड होल्ड 30% इक्विटी शेयर इन द BB लिमिटेड एंड 27% इक्विटी शेयर्स इन द MM लिमिटेड। तो कुल मिला के ये जो मोदी लिमिटेड है, ये मोदी लिमिटेड 30% इक्विटी शेयर इसमें रखता है, कितना परसेंट, 27% इसमें रखता है। तो मोदी लिमिटेड इसमें भी रख रहा है, इसमें भी रख रहा है, तो कुल मिला के ये तीनों ही एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए। भाई इसका ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, इसका ये एसोसिएट एंटरप्राइज, तो ये भी तो एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया ना। अगर एक पर्सन दो में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है तो ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए। अब देखो इन्होंने क्या चीटिंग किया, हाँ। कंसिडरेशन जो 2 लाख मिला सॉफ्टवेयर बनाने का, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया, MM लिमिटेड जो यूके का है उसने ले लिया $1 लाख, $50,000 उसने दे दिया किसको, BB लिमिटेड और मोदी लिमिटेड को। तुम बोला तुम कम कम ले लो, छोटे भाई हो ना, तो तुम कम ले लो। तो $2 लाख जो मिला, इन्होंने क्या किया, $1 लाख तो इसको दे दिया, खुद ले लिया MM लिमिटेड ने, इसमें से $50,000 है वो दे दिया किसको, BB लिमिटेड को, और $50,000 जो दे दिया वो दे दिया मोदी लिमिटेड को। बोला तू 50 लाख, तू 50, मैं एक लूंगा करके, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर मुझे मिला था।
तो ऑर्डर भाई इसको मिला था, चल मान लिया तुझे मिला था, तूने $1,00,000 लिया, 50,000 उसको दिया, 50,000 उसको दे दिया। अब देखो आगे क्या दे रखा है, कॉस्ट इंकर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इज $1,60,000, बट ये जो सॉफ्टवेयर बनाना, इसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई थी पता है? इसकी ओवरऑल कॉस्ट जो आई थी वो बेसिकली $1,60,000 आई थी। मतलब यहां प्रॉफिट कितना हुआ है इस सॉफ्टवेयर बनाने में? प्रॉफिट है वो $40,000 का प्रॉफिट हुआ है, बट ये प्रॉफिट सही बांटा है या नहीं वो देखना है करके, ठीक है। देखो अब यहां पे दे रखा है contribution by MM Limited, BB Limited and Modi Limited to the earning of such combined net profit on the basis of function perform, risk assume and asset employed, जिसको बोलते हैं FAR analysis। If you heard about FAR, FAR मतलब function perform, किसने कितना काम किया था इस पॉइंट में, किसने कितना काम किया था, किसने कितनी रिस्क ली थी, कितने कितनी असेट लगाई थी, उसके बेसिस पे पता चलता है कि इनकी प्रॉफिट है ना 40:40:20 में बटनी चाहिए। 40:40:20 में इनकी प्रॉफिट है वो बटनी चाहिए। मिस जो एफएआर एनालिसिस है, मिस फंक्शन परफॉर्म, असेट एम्प्लॉयड एंड रिस्क अज्यूम। मिस फंक्शन किसने कितने किए थे, रिस्क किसने कितनी ली थी, असेट किसने कितनी लगाई थी, तो उसके बेसिस पे उनका जो प्रॉफिट बटना चाहिए वो प्रॉफिट बेटा यहां 40:40:20 में बटना चाहिए। 40% इसको मिलना चाहिए, 40% इसको मिलना चाहिए, 20% इसको मिलना चाहिए। अब आगे दे रखा है दिस इवैल्यूएशन, ये कैसे पता चला? दिस इवैल्यूएशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल एक्सटर्नल मार्केट डेटा which can indicate how such contribution would be evaluated by the unrelated enterprise performing the similar function। हमने देखा कि बाहर अगर ऐसा ही लोग यही काम करते, 3 अलग अलग मिलके लोग ये काम करते, तो उनके बीच में प्रॉफिट इस रेशियो में बढ़ता 40:40:20 के रेशियो में। अब तुमने क्या चीटिंग की है देखो, अब आपको दे रखा है कॉस्ट इंकर बाय बीबी लिमिटेड इज 42,000। ये जो इंडिया की कंपनी है ना बेचारी, इसने कॉस्ट ही अपनी कितनी लगाई है? 42,000 तो कॉस्ट ही लगाई है यार। टोटल कॉस्ट लगी थी वो 160 लगी थी, और उसमें जो हमने कॉस्ट लगाई है वो 42,000 लगाई। मेरी कंपनी ने $42,000 तो कॉस्ट लगाई है, और हमको दिया कितना है? तुमने चीटिंग करके सिर्फ 50,000। क्या हम 50,000 ही लेने वाले थे? नहीं। तो देखो प्रॉफिट कैसे बटना चाहिए, आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालनी है बीबी लिमिटेड की, मींस ये कंपनी की आर्म लेंथ प्राइस निकालनी है। तो बड़ा सिंपल है ना, एक बात बताओ, प्रॉफिट है वो $40,000 है, ये 3 कंपनियों में बटना चाहिए। 3 कंपनियों में ये बटना चाहिए था, एक तुम्हारा MM, एक बीबी और एक मोदी। और रेशियो दे रखा है कि अगर बाकी लोग ऐसा काम करते तो प्रॉफिट आपको 40:40:20 के रेशियो में मिलता, और 40:40:20 के रेशियो में मिलता, तो टोटल प्रॉफिट आपका 40,000 हुआ है। मल्टीप्लाई बाय, आप एक काम करिए 40%, मींस $16,000 का प्रॉफिट है वो इस कंपनी को देना चाहिए था। मींस MM लिमिटेड है उसको $16,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए, बीबी लिमिटेड को भी $16,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए, और मोदी लिमिटेड को $8,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर यहां $16,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए और इसकी कॉस्ट है वो $42,000 है, तो 16,000 का प्रॉफिट आप ऐड करोगे तो इसको कितना बंटवारे में मिलना चाहिए था? इसको मिलना चाहिए था भाई $58,000, और तुमने उसको दिया कितना है? सिर्फ $50,000 दिया है। ये आपका टेंटेड प्राइस है, आर्म लेंथ प्राइस है, वो $58,000 आ जाएगा। इसको 58,000 मिलना चाहिए, ना कि 50,000। क्योंकि देखो अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि बीबी लिमिटेड ने कंट्रीब्यूशन 40% किया, इसने भी 40%, इसने भी 20%, तो सर ये मैच तो नहीं हो रहा है रिवर्स में। कैसे? कि इसकी कॉस्ट मान लो 42,000 है, तो 42,000 कॉस्ट है, तो डिवाइड बाय 40% है, तो ऐसा टोटल कॉस्ट तो फिर 1,05,000 होना चाहिए। यहां 160 कैसे आया? एक बात बताओ, ये जो रेशियो है ना 40:40:20, ये कोई कॉस्ट इंकर्ड का रेशियो नहीं है, दैट इज द ओवरऑल रेशियो ऑफ द FAR, ओवरऑल रेशियो ऑफ द फंक्शन परफॉर्म, ओवरऑल रेशियो ऑफ द रिस्क अज्यूम, ओवरऑल रेशियो ऑफ द असेट एम्प्लॉयड। वो जो रेशियो है ये 40:40:20, ये कोई कॉस्ट इंकर्ड का रेशियो नहीं है। नहीं तो आप मेरे से जिद करोगे कि सर ये कंपनी ने कॉस्ट तो $42,000 लगाया है, तो $42,000 लगाया है और 40% का इसका हिस्सेदारी है, तो टोटल कॉस्ट तो फिर $1,05,000 होना चाहिए। फिर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो यहां के $1,60,000 कॉस्ट है? अरे भाई ये जो रेशियो है ना 40:40:20, ये सिर्फ कोई कॉस्ट का रेशियो नहीं है, इट इज अ ओवरऑल रेशियो।
इट इज ओवरऑल रेशियो ऑफ द रिस्क अज्यूम, रिस्क किसने कितना, मतलब किसने कितनी मेहनत की है उसका ये रेशियो है। ये सिर्फ कैपिटल का रेशियो नहीं है, इट इज अ कैपिटल इंक्लूडिंग रिस्क, इंक्लूडिंग फंक्शन परफॉर्म, इंक्लूडिंग असेट एम्प्लॉयड, सबका मिला के ये रेशियो निकाला था और ये रेशियो इतना आया। तो प्रॉफिट है वो $16,000 इसको मिलना चाहिए, तो बेटा टोटल 58,000 है, वो आर्म लेंथ प्राइस आ जाएगी। आपको मिला कितना है 50,000, तो $8,000 है वो आपके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन रेशियो हमने बांटा, प्रॉफिट है वो $40,000 है। एमएम लिमिटेड को कितना मिलेगा 40%, मोदी लिमिटेड को 20%, बीबी लिमिटेड को 40%। तो बीबी लिमिटेड का कॉस्ट है वो $42,000 था, प्रॉफिट $16,000, तो $58,000 मिलना चाहिए, उसको मिला सिर्फ $50,000 है, तो $8,000 है, उतने से प्रॉफिट हम बढ़ा देंगे करके। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। तो इसमें क्या करना, पहले प्रॉफिट निकालने का, रिलेवेंट रेशियो दे रखा होगा उसमें स्प्लिट कर दो, बस। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी कोई पूछा जाएगा रिलेवेंट रेशियो निकाल के आओ, नहीं, आपको तो दे रखा होगा कि रिलेवेंट रेशियो है वो ये है। रिलेवेंट रेशियो जो है, रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन, रिस्क अज्यूम, असेट एम्प्लॉयड, लाइक फंक्शन परफॉर्म, उसका रेशियो ये है, तो उस रेशियो में प्रॉफिट को बांट दो। दैट इज कॉल्ड योर आर्म लेंथ प्राइस। लास्ट मेथड, दैट इज द ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, या जिसको बोलते हैं टीएनएमएम मेथड। एक बात बताऊं, मार्केट में, प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा मेथड ये फॉलो होती है और एग्जाम में ये मेथड नील के बराबर फॉलो होती है। एग्जाम में ये मेथड नहीं पूछी जाती, एक आधी बार पूछी गई होगी, बट एग्जाम में ये मेथड नहीं पूछी जाती, बट मार्केट में सबसे ज्यादा मेथड ये फॉलो होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। अब आप बोलोगे ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड में क्या है सर? देखो, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड में क्या है, बड़ा सिंपल है कि आप एक काम करो ना, बाकी इंडस्ट्री के लोग कितना नेट प्रॉफिट बता रहे हैं, आप भी उतना नेट प्रॉफिट बता दो, बस। बाकी इंडस्ट्री के लोग जितना नेट प्रॉफिट बता रहे हैं, वो नेट प्रॉफिट हो सकता है सेल्स पे हो, कॉस्ट पे हो, कैपिटल एम्प्लॉयड पे हो, किसी पे भी हो। बाकी के लोग जितना बता रहे हैं उतना नेट प्रॉफिट आप भी बता दो। दैट मेथड इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, और प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा ये यूज होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग में रहोगे, ऑफिस में अगर आपने ट्रांसफर प्राइसिंग का काम किया होगा, तो सबसे ज्यादा मेथड ये यूज होती है। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, तो आप देखो इन्फोसिस कितना बता रही है, इन्फोसिस कितना बता रही है, विप्रो कितना प्रॉफिट बता रही है, उतना आप भी बता दो एसोसिएट एंटरप्राइज वाले ट्रांजेक्शन में, उतना आप भी बता दो एसोसिएट एंटरप्राइज वाले ट्रांजेक्शन में। दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। और एग्जाम में दे रखा होगा कि भैया इस ट्रांजैक्शन में बाकी लोग इतना बता रहे, आप भी उतना बता दो। दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, जिसका क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है कि ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, टीएनएमएम। टीएनएमएम में क्या करना है, बाकी जितना प्रॉफिट बता रहे उतना प्रॉफिट आप भी बता दो, बाकी जितना प्रॉफिट बता रहे हैं उतना प्रॉफिट आप भी बता दो, बाकी जितना प्रॉफिट बताते हैं उतना प्रॉफिट आप भी बता दो। और इसी के ऊपर आपने देखा होगा, जो ट्रांसफर प्राइसिंग में आप लोग हो, आपने देखा होगा प्रोवेस डेटाबेस होता है, कैपिटलाइन डेटाबेस होता है, और उसमें हम देखते हैं कि कंपैरेटिव कंपनियां क्या प्रॉफिट बता रही है, उतना प्रॉफिट आप भी बता दो। दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, जो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होती है, बट आपके एग्जाम में बहुत ही कम यूज होती है। एक बार क्वेश्चन आ रखा है इससे करके, ठीक है। चलिए देखिए क्या दे रखा है। Under this method, profit or net profit basically earned by the other player in the same industry under same or similar consideration taken into account for computing arm length price। तो बाकी कितना प्रॉफिट बता रहे हैं उतना आप भी बता दो। दैट इज कॉल्ड योर आर्म लेंथ प्राइस। तो चलिए अब आप एक काम करिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर, आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है जहां पे आपको ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड फॉलो करनी है। तो ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड है वो आपको फॉलो करनी है, दैट इज द टीएनएमएम आपको फॉलो करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि एग्जाम में एक बार आया हुआ है, मई 2019 के एग्जाम में। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और देख के और मुझे बताइए, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो मुझे बताइए। इसमें सिंपल है कि बाकी जितना प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं उतना प्रॉफिट आप भी बता दो। दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और 10 मिनट के ब्रेक के बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे। मेथड वाला काम कंप्लीट हो गया, आप घर पे जाके होमवर्क में एक बार वापस देखिएगा सब क्वेश्चन को। मैं टेस्ट पेपर इस बार संडे को दूंगा, जिसमें सिर्फ मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा, आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर अगले मंडे को अगर आपको किसी भी मेथड में कोई भी डाउट रहेगा, आई विल टेक योर डाउट करके, ठीक है। चलिए, आपके ऑफिस में कप मेथड फॉलो करते हैं, चलो बहुत बढ़िया, आपके ऑफिस में कप मेथड फॉलो करते हैं, दैट्स वेरी नाइस। चलिए अभी ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।